गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिलेनियल सोच के चैनल पे। तो आज हम एक नई बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सफल टीम कैसे बनाएं, सफलतापूर्वक साथ काम करने के 24 सबक। ये माइकल मैगिन जी की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई टीम अलग अलग योग्यताओं, क्षमताओं, अनुभवों और पृष्ठभूमियों वाले ऐसे लोगों का समूह होती है जो एक साझा लक्ष्य पाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। उनके व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद साझा लक्ष्य उन्हें एक ऐसे सूत्र में पिरोता है जिसे टीम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना या किसी प्रक्रिया के ढांचे में बदलाव करना कितना मुश्किल है। इन सभी विचारों और बदलावों को अपने दम पर लागू करना तो और भी मुश्किल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं, फर्क पैदा करती है उन लोगों की विशेषता, अनुभव, ऊर्जा और नजरिया जो उस काम को संभव बनाते हैं। स्मार्ट टीम जानती है कि अलग अलग विचारों से काम कैसे करवाया जाता है। टीम वर्क तैयार करें। बिजनेस की दुनिया में अकेला कौन सफल हो सकता है? संभवतः लियोनार्डो दा विंसी या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उनके लिए महान विचारों या अंतर्दृष्टियों को आकार देना एक दिन का काम है। हम जैसे सामान्य लोगों को ऐसे सहकर्मियों और सहयोगियों की जरूरत होती है जो किसी साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी प्रतिभा, रचनात्मक ऊर्जा, प्रेरकता और सहयोग प्रदान करते हैं। आज के संस्थानों में बेहतर काम करने के लिए टीम वर्क ही एक सफल तरीका रह गया है। सिर्फ अपने बलबूते पे काम करने वाले लोग आज भी निश्चित रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों के साथ मौजूद है और वे अंतर्दृष्टि से भरे निर्णय ले रहे हैं, परंतु अक्सर उनके विचार और निर्णय एक टीम द्वारा लागू किए जाते हैं। आइए अब एक टीम की विशेषज्ञताओं को परिभाषित करें। एक टीम के पास स्पष्ट साझा लक्ष्य होता है जिसे उसका हर सदस्य समझता है और उस पर भरोसा करता है। यह लक्ष्य सेल्स संबंधित नई प्रक्रिया का विकास करने या बिजनेस के विभिन्न इकाइयों में से किसी एक का प्रबंध करना कुछ भी हो सकता है। लक्ष्य कैसा भी हो, उसे हासिल करना ही टीम के अस्तित्व की वजह होती है। टीम की एक और विशेषता यह है कि इसमें लक्ष्य हासिल करने के लिए कई लोग एकजुट होकर काम करते हैं। टीम के सदस्य एक दूसरे की दक्षताओं, नजरियों और प्रयोगों पर निर्भर रहते हैं। इस बारे में जब आप सोचें तो पाएंगे कि एक संस्थान के स्टाफ में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके ज्ञान और विशेषज्ञता का स्तर अलग अलग होता है। वित्त विशेषज्ञ, योजनाकार, तकनीकी विशेषज्ञ, सेल्स विशेषज्ञ और बाजार का रुख भांपने वाले, यहाँ तक कि समान कार्य करने वाले दो समूहों को भी अलग अलग प्रतिभाओं वाले लोग होते हैं। जब विभिन्न नजरियों और प्रतिभाओं की यह मिलीजुली शक्ति प्रभावी और समतापूर्ण तरीके से किसी समस्या का सामना करती है, तब बेहतर परिणाम सामने आते हैं। अंततः जब एक टीम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब उसके सभी सदस्यों को पारिश्रमिक मिलता है, उपलब्धियों में हिस्सेदारी होती है, पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और टीम का हर सदस्य जीतता है। टीम की जरूरत क्यों है? अध्ययनों से लगातार यह पता चला है कि व्यक्तिगत कार्यों के बजाय टीम द्वारा लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता और रचनात्मकता का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है। एक बेहतर टीम तेजी से रचनात्मक, बुद्धिमत्तापूर्ण, निश्चित और अनुकूल परिणाम देती है। मूल बात यह है कि कोई भी अकेला व्यक्ति ऐसे परिणाम नहीं दे सकता। एक साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को आपस में विचार बांटने की जरूरत होती है। टीम वर्क तैयार करने का एक पक्ष यह है कि सभी सदस्य इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें कि विचार कैसे अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। क्या टीम के सदस्य उन विचारों को सुन और अपना रहे हैं और टीम कैसे काम कर रही है? सफलता पाने के लिए टीम का अपनी कार्यप्रणाली के प्रति सचेत रहना बेहद जरूरी है। जो टीम विश्व स्तरीय बनना चाहती है, उसे ठहर कर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि टीम का हर सदस्य कैसा काम कर रहा है। आत्मनिरीक्षण से ही सुधार आता है। याद रखें, टीम की क्षमताओं को निखारने के कई तरीके हैं। इन तरीके को टीम द्वारा सीखा और अमल में लाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। सामूहिक प्रयत्नों के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, यही टीम वर्क, कंपनी कार्य, सामाजिक कार्य और सभ्यता कार्य का निर्माण करती है। विंसी लोम्बार्डी। एक ही दिशा में आगे बढ़े, टीम के स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य के बिना टीम उस जहाज की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। अलंकारिक भाषा में कहें तो ऐसी टीम के
तैरने के लिए समुद्र तो होता है, परंतु वह कहीं नहीं पहुंच पाती है। वह अंतहीन बैठकों, असंतोषजनक चर्चाओं और आधे अधूरे मन से किए गए निर्णयों में उलझकर रह जाती है। हर टीम को एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य की जरूरत होती है। यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हासिल करना संभव हो। लक्ष्य बताता है कि टीम को क्या हासिल करना है। लक्ष्य से ही प्रेरणा मिलती है और लक्ष्य ही प्रयासों तथा निर्णयों का आधार होता है। आमतौर पर टीम का लक्ष्य वक्तव्य, टीम गोल स्टेटमेंट, छोटा और प्रेरक होता है। अपने रिटेल स्टोर में ग्राहकों की लाइन छोटी रखें। तीसरी तिमाही तक एक अद्भुत प्रोडक्ट तैयार करें। बजट की प्रक्रिया को तीव्र बनाएं। अपने सबसे अच्छे वितरकों को अधिकतम लाभ और सेवा प्रदान करें। संसाधनों की बर्बादी रोकें। ग्राहक को यह ना लगे कि सेवा में विलंब हो रहा है। अपनी सेवाओं का नए बाजार में विस्तार करें। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने टीम के लक्ष्य वक्तव्य का एक यादगार उदाहरण प्रस्तुत किया था। 1962 में उन्होंने कहा था, मैं मानता हूं कि हमारे देश को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले दशक से पहले हम इंसान को चांद पर पहुंचाएंगे और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाएंगे। इस वक्तव्य में किसी तरह की शंका नहीं है कि टीम कहां पहुंचना चाहती है और कितने समय में वहां पहुंचेगी। याद रखें, टीम का लक्ष्य हमेशा ऐसा होता है जिसे कोई अकेला व्यक्ति अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए यह टीम का लक्ष्य होता है। चूंकि टीम में बहुत से लोग शामिल होते हैं, इसलिए इस बात की संभावना भी होती है कि टीम के कुछ सदस्य शायद टीम के लक्ष्य का वास्तविक अर्थ न जानते हों। यह एक समस्या है। मान लें किसी टीम का लक्ष्य है ग्राहक विक्रेता संबंधों को बेहतर बनाना। इरादा प्रशंसनीय है, परंतु क्या आपको लगता है कि टीम के हर सदस्य के लिए इस लक्ष्य का एक ही अर्थ होगा? इससे बेहतर लक्ष्य इस तरह बनाया जा सकता है। ग्राहकों की शिकायतों को कम करना, सेवा में विलंब की अवधि को कम करना या संतुष्टि स्तर को बढ़ाना। हर टीम को एक और मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ता है। टीम के सदस्यों को यह विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्य सही है और उसे हासिल करना संभव है। अगर लोगों को यह महसूस होगा कि उन्हें कोई असंभव या बहुत कठिन काम करना है, तो टीम भावना का अनुभव हो ही नहीं सकता। और अगर टीम के किसी सदस्य को यह लगे कि टीम का लक्ष्य ही सही नहीं है, तब क्या होगा? मान लीजिए टीम का स्पष्ट लक्ष्य है पुराने ग्राहकों को अतिरिक्त सामान बेचना, परंतु अगर टीम का कोई सदस्य यह सोचे कि ग्राहकों को पहले ही पर्याप्त सामान बेचा जा चुका है और अतिरिक्त सामान बेचने से संबंध बिगड़ेंगे, तब क्या होगा? बेहतर होगा कि टीम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य के बारे में अपने मतभेदों का पता लगाकर उन्हें दूर कर ले। यह सुनिश्चित करें कि लक्ष्य टीम के लिए लाभकारी हो। संक्षिप्त लक्ष्य बनाएं। छोटा, स्पष्ट, कार्य केंद्रित और निश्चित लक्ष्य बनाएं। अगर टीम इसे स्पष्ट से देख नहीं पाएगी तो वह इसे हासिल भी नहीं कर पाएगी। हर सदस्य से पूछे कि लक्ष्य क्या है। सदस्यों के जवाबों से पता चल जाएगा कि वे इस बात को कितना समझ पाए हैं कि टीम के लक्ष्य का परिणाम क्या होना चाहिए। सफलता की संभावना की जांच करें। टीम के पास लक्ष्य पाने की योग्यता, संसाधन और संकल्प प्रचुरता में होने पर ही यह सफल हो सकती है। सिर्फ योजना के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी योजना में प्रबल विश्वास होना चाहिए और हमें इसके अनुरूप तीव्रता से कार्य करना चाहिए। सफलता पाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाब्लो पिकासो। अपेक्षा करें कि टीम का प्रत्येक सदस्य जानता हो कि क्या करना है। टीम के सदस्यों की योग्यताएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट करें। टीम का प्रत्येक सदस्य एक खिलाड़ी की तरह होता है जो लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है। इसका मतलब है कि टीम के हर सदस्य में टीम भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि सदस्यों की भूमिका के आधार पर ही टीम की प्रतिभा आंकी जाती है। टीम के सदस्य लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि आखिर टीम का लक्ष्य क्या है। इसके साथ ही उन्हें टीम के मूलभूत गुणों की भी जानकारी होनी चाहिए। ये गुण आमतौर पर सदस्य के तकनीकी ज्ञान से कुछ हटकर होते हैं। इन गुणों की जानकारी से टीम की कार्यप्रणाली और अनुभव में काफी फर्क आ सकता है। टीम की नीतियों तथा प्रक्रियाओं यानी टीम के संविधान का विकास, उसका पालन और उसे तय करने का काम उसके सदस्यों पर निर्भर करता है। टीम के संविधान में वे नियम शामिल होते हैं जिनमें टीम की बैठकों का एजेंडा जैसी बातों के अलावा मुश्किल दौर का सामना करने के तरीके जैसे गंभीर मसलों का जिक्र होता है।
इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि टीम के प्रत्येक सदस्य को इन मूलभूत नियमों की जानकारी हो। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग भरा माहौल बनाने की भी जरूरत होती है। एक ऐसा माहौल जहां मजाक उड़ने के डर के बिना बेझिझक अपने विचारों को बताया जा सके, उसका विकल्प तैयार किया जा सके और रचनात्मक चर्चा हो। ये सहयोगी विचार ही टीम वर्क का सार है। टीम वर्क का मतलब खुली और बेबाक बातचीत के मार्फत विचारों का विकास करना है। इसीलिए टीम के सदस्यों को मिलजुल कर प्रत्येक को अवसर देना चाहिए। एक बार विचार सामने आ जाने के बाद अब टीम के सदस्यों को निर्णय तक पहुंचने की राह खोजना होता है। किसी भी टीम में निर्णय लेने का सर्वोत्तम तरीका सर्वसम्मति है। इसका मतलब है कि सारे मुद्दों को स्पष्ट कर देने तक बातें हों। इसके बाद समस्याओं और मतभेदों पर एक साथ नजरिया विकसित किया जाए ताकि परिस्थितियों के अनुरूप बेहतरीन निर्णय लिया जा सके। आखिर में सदस्यों को टीम में पैदा होने वाले आम मतभेदों और असहमतियों से पार पाने में सक्षम होना चाहिए। असहमति को विवाद में बदलने के बजाय उसे एक ऐसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए जो मतभेदों को सामने लाने और समस्या के बारे में कई नजरियों से सोचने का मौका देती है। वैसे भी एक ही टीम में वाद विवाद से अंततः किसी की भी जीत नहीं होती है। इस तरह से संविधान, सहयोग, सर्वसम्मति और विवादों का प्रबंधन टीम के वे अनूठे मूलभूत गुण हैं जिनसे टीम के प्रत्येक सदस्य को परिचित होना चाहिए और इन्हें अपनी आदत में ढाल लेना चाहिए। टीम के सदस्यों को इस तरह से तैयार करें। टीम को मूलभूत गुण सिखाएं। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से का तकनीकी कार्य करना तो अच्छी तरह जानता है, पर उसमें टीम के मूलभूत गुण विकसित करने की जरूरत होती है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को आवश्यक मार्गदर्शन और अभ्यास की परिस्थितियां उपलब्ध कराएं। फीडबैक दें। टीम के गुणों को एक रात में सीख पाना असंभव है, इसीलिए टीम के सदस्यों को ये गुण अपनाने के लिए पर्याप्त समय दें। बेहतर होगा कि टीम का हर सदस्य इन गुणों को अपनाने के लिए दूसरों द्वारा किए जा रहे व्यवहारिक प्रयोगों पर नजर रखे और जरूरत के मुताबिक सलाह देकर एक दूसरे की मदद करे। विशेषज्ञ सलाह की जरूरत। टीम के मूलभूत गुणों को किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखा जा सकता है। ऐसे में किसी विशेषज्ञ को अपनी टीम में बैठकों में बुलाएं और उसे निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सदस्यों को निजी रूप से सलाह देने को कहे। साथ जुड़ना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति है और साथ काम करना सफलता है। हेनरी फोर्ड। काम की शुरुआत सही ढंग से करें। नियम बनाने के लिए समय निकालें। आमतौर पर टीमें अपनी पहली ही बैठक में काम में जुड़ जाती है और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। दरअसल टीम को सबसे पहले वह करना चाहिए जो लक्ष्य पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। बहरहाल हर टीम के लिए सबसे पहले यह निश्चित करना जरूरी होता है कि साथ काम कैसे किया जाए। यह काम तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब टीम नई बनी हो। दिशा निर्देशों तथा संविधान के अभाव में टीम जल्दी ही असहयोग, तर्क, कुतर्क, निरुद्देश्य चर्चाओं या ऐसी ही कसरतों में उलझ सकती है। इस स्थिति में समय भी बेकार खर्च होगा और टीम के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए टीम को स्वयं का प्रबंधन करने के नियमों की जरूरत पड़ती है। अब हम यह देखें कि ये नियम बनते कैसे हैं। कुछ टीमें शुरुआत से ही अपने लिए नियम बना लेती है। कभी आप किसी स्कूल या स्वशासी समूह में रहे हों तो आपने देखा होगा कि इसमें प्रमुख कमेटी, प्रमुख सचिव आदि होते हैं तथा एजेंडा और मत विभाजन जैसे कायदे भी होते हैं। ये संसदीय नियम और व्यवस्थाएं परंपराओं से स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्स रूल ऑफ ऑर्डर भी इस विषय में जानकारी देने वाला औपचारिक स्रोत है, जिसमें बताया गया है कि समूहों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। किसी कार्य समूह के लिए इस तरह के दिशा निर्देश बहुत कम औपचारिक हो सकते हैं। बहरहाल ये टीम को स्थिरता भी देते हैं। उदाहरण के लिए टीम की बैठकों की संख्या, उपस्थिति के नियम, तैयारी और बातचीत के तरीके आदि तय किए जा सकते हैं। कोई टीम यह नियम भी बना सकती है कि सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है और अगर कोई सदस्य लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अगली बैठक में आने से पहले उसे नियमित रूप से उपस्थित रह रहे किसी सदस्य से मिलकर पूरी जानकारी लेनी होगी। टीम अपने सभी सदस्यों के पास बैठक से पहले एजेंडा भेजने और बाद में परिणामों की रिपोर्ट भेजने का निर्णय भी कर सकती है। कोई टीम किसी सचिव या बैठक की जानकारी नोट करने वाले व्यक्ति को भी
नियुक्त कर सकती है जो चर्चाओं का पूरा ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी निभाए। नियम बनाने के अलावा टीम यह भी तय कर सकती है कि किसी विवादास्पद मुद्दे को समस्या बनने से पहले हल कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए टीम के लिए बैठक के दौरान पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करने के तरीके पर विचार करना उपयोगी हो सकता है। टीम बैठक में विचारों के आदान प्रदान के स्थान पर व्यापारिक मामलों पर तथ्य आधारित प्रस्तुति के लिए कमेटियां बनाने का निर्णय ले सकती है। टीम यह अपेक्षा भी रख सकती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रत्येक सदस्य को असहमत होने पर भी समर्थन करना होगा। टीम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी नियम बना सकती है। उदाहरण के लिए टीम की बैठक में हर सदस्य की भागीदारी, टीम के कार्यों के लिए हर हफ्ते एक निश्चित समय देना, बैठक का स्थान, टीम के लंच के लिए मेनू आदि कुछ भी तय किया जा सकता है। कुल मिलाकर टीम की बेहतरी के लिए कोई भी नियम बनाए जा सकते हैं, परंतु इनका बनाया जाना जरूरी है क्योंकि नियमों के अभाव में कोई भी प्रगति संदिग्ध हो सकती है। संविधान बनाएं। दुनिया के सभी देशों को चलाने के लिए संविधान है, तो फिर आपकी टीम के लिए क्यों नहीं? संविधान नियमों, नीतियों, सिद्धांतों और जीवन मूल्यों को स्थापित करता है। टीम की शुरुआत में ही नियम बनाएं। सबसे पहले यह सोचें कि आप टीम को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने इन विचारों को नियमों का रूप दें। जीवन मूल्यों के साथ शुरुआत करें। टीम के सदस्यों से पूछें कि वे टीम से किस तरह के अनुभव चाहते हैं और अपेक्षा रखते हैं। सदस्यों के यही विचार वे जीवन मूल्य हैं जिनका इस्तेमाल आप टीम के नियम बनाने में कर सकते हैं। मैंने जितनी भी समस्या सुलझाई है वे नियम बन गई हैं। बाद में ये नियम दूसरी समस्याएं सुलझाने के काम आए हैं। रेने डेस्कार्ट्स। अतीत को भुला दें, भावी समस्याओं से बचें। क्या आप याद कर सकते हैं कि किसी टीम में रहते हुए आपकी उसमें न रहने की इच्छा हुई हो? ऐसा सबके साथ होता है। टीम के सदस्यों को लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे थे और यदि वे वहां से भाग सकते तो बैठकों में आना बंद कर देते। अफसोस की बात यह है कि इसी तरह की घटनाएं बार बार होती है और आप सोचते हैं कि लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, आप सीख सकते हैं। जिस तरह की समस्याओं से टीम, खासकर नई टीमों का सामना होता है, उनका अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खबर यह है कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है। सामान्य अवरोधों से बचने के लिए यहाँ एक सूची और कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण लोग टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। नई टीम जब कठिन विषयों पर विचार करना शुरू करती है तब इस तरह की समस्या सामने आती है। इससे बचने के लिए टीम बनाते समय ही सोच ले कि इसके कामों या आखिरी फैसलों में कौन प्रभावित होगा। इन लोगों को टीम में पूर्णकालिक सदस्य अथवा सलाहकार के रूप में शुरू से ही जगह दी जानी चाहिए। टीम की बैठकों में अनुशासनहीनता है। टीम के साथ अक्सर यह समस्या देखने में आती है कि सदस्य देर से और बिना तैयारी के आने लगते हैं। वे बातचीत में भाग नहीं लेते हैं तथा दूसरे कामों और गपशप में लगे रहते हैं। समस्याओं की यह सूची बहुत लंबी है। इस समस्या से बचने के लिए सदस्यों से की जाने वाली अपेक्षाओं को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। बेहतर होगा कि टीम का संविधान लिखें, इसे छोटा रखें ताकि कोई भी कभी भी इसे देख सके। लंबी, खत्म ना होने वाली चर्चाएं होना। लंबी, असंगत, बेसिर पैर की बातों और कुछ बड़बोलों तक सीमित चर्चाएं किसी भी टीम की भावना को नष्ट कर देती है। इससे बचने का सुझाव है कि एक प्रक्रिया और एजेंडा अपनाया जाए। यह प्रक्रिया पुराने बिजनेस, नए बिजनेस या दूसरे बिजनेस से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा किसी समस्या पर केंद्रित वक्तव्य के साथ शुरुआत कर और अधिक व्यवस्थित तरीके से विकल्पों का परीक्षण किया जा सकता है। वैसे भी निर्णय भविष्य के आकलन और कार्य के भावी परिणाम का अंदाजा लगाकर लिए जाते हैं। अगर आप इस बिंदु पर टीम का ध्यान केंद्रित करेंगे तो चर्चाएं अधिक व्यवस्थित हो सकती है। हावी होने वाले सदस्य। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बैठक में पूरे समय एक या दो सदस्य बोलते रहते हैं। वे बिना रुके बेबाक रूप से विचार व्यक्त करते रहते हैं और टीम प्रमुख के हर संभव प्रयास के बावजूद बातचीत को अपने आसपास ही केंद्रित रखते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को बातचीत में शामिल होने का अवसर देने के लिए सामान्य नियम अपनाएं, जैसे टेबल के चारों ओर घूमें या लोगों का समूह बनाकर जवाब या समस्या का हल ढूंढने के लिए कहें। इससे पहले कि जटिल और भावी समस्याएं आपकी टीम को अचरज में डाल दें, इनसे निपटने के लिए ये नुस्खे अपनाएं। सामान्य समस्याओं को पहले ही पहचान लें। यदि इसमें कोई अच्छी खबर है,
तो वह यह है कि ये समस्याएं जानी पहचानी होती है और इन्हें पहले ही पहचाना जा सकता है। इन समस्याओं के हल होने की उम्मीद करें और अपनी टीम को अनोखी टीम ना माने यदि वह ऐसा कर दिखाए। कार्रवाई करें। इन समस्याओं का हल यह संदेश देता है कि टीम पूरी क्षमता से संगठित और उत्पादक होकर आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए इन समस्याओं को अनसुलझा ना छोड़ें। सचेत रहें। टीम के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस तरह की समस्याओं को टीम की प्रगति में बाधा ना बनने दे। अगर टीम गलत प्रक्रिया से शुरुआत करती है तो इन समस्याओं का सही हल खोजने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समस्या को अच्छी तरह से समझना उसका आधा समाधान है। जॉन डेवे। टीम को धीरज के साथ साथ अपना ध्यान रखने दे। टीम के संविधान का उपयोग करें। कई टीम मिलकर काम कैसे करना चाहती है, यह वर्णन सिर्फ टीम के संविधान द्वारा ही किया जा सकता है। सामान्यतः एक बुद्धिमान टीम अपनी पहली बैठक का समय संविधान बनाने में बिताती है, जिससे पता चलता है कि टीम के स्वरूप के बारे में सदस्य क्या चाहते हैं। यही नियम काम के दौरान टीम को निर्देशित करते हैं और जब कुछ गलत होने लगेगा तो टीम का मार्गदर्शन देंगे। परंतु टीम संविधान अपेक्षाएं तय करने के लिए सिर्फ एक बार की जाने वाली कवायद नहीं है। टीम के नियमों को एक जीवंत और शक्तिशाली विचार मानना चाहिए, जिनमें सिर्फ तभी बदलाव किया जा सके जब टीम के सदस्यों को लगे कि टीम अपने उद्देश्यों से भटक रही है। कोई टीम अपने संविधान का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? हर बैठक के अंत में टीम के सदस्यों से पूछे कि उनके विचार में टीम कैसा काम कर रही है। यह जानने में 5 मिनट का समय लगाएं कि टीम प्रक्रिया किस तरह काम कर रही है। संविधान को किस मापक पैमाने की तरह इस्तेमाल करें। टीम के लीडर या पदाधिकारी को कूटनीतिक और व्यक्तिगत रूप से टीम के संविधान का लगातार उल्लंघन करने वाले से यह पूछना चाहिए कि क्या वे जानते हैं कि टीम के बाकी सदस्य टीम को कैसे चलाना चाहते हैं। साथ ही टीम के प्रति उन लोगों के समर्पण भाव की गहराई का पता भी लगाना चाहिए। अपनी टीम के संविधान की तुलना दूसरी टीम के संविधान से करें और देखें कि क्या उनमें ऐसे कोई विचार है जिन्हें आप अपना सकते हैं। संकोच ना करें। जब भी आप टीम के नियमों का उल्लंघन होते देखें तो जरूर बोलें। यह याद रखें कि टीम का हर सदस्य इस बात के लिए जिम्मेदार है कि टीम अपने लक्ष्य पाने के लिए अच्छा काम करे और बेहतर प्रदर्शन करे। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब टीम थोड़ी प्रगति कर ले तब टीम की अपेक्षाओं और विचारों पर फिर से ध्यान दें। आप पाएंगे कि कुछ ऐसे नए क्षेत्र बन गए हैं जिनके लिए नियम या स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना जरूरी है। उदाहरण के लिए शुरुआती कुछ बैठकों में टीम को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उपस्थिति भी एक समस्या बन सकती है, परंतु समय के साथ जब टीम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, यह समस्या अचानक सामने आती है। इससे निपटना सीखें। टीम संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाएं। इसके बारे में बात करने में समय लगाएं। टीम का संविधान बताता है कि टीम किस तरह काम करना चाहती है। टीम अपने वास्तविक अनुभवों के संदर्भ में अपनी अपेक्षाओं या संविधान पर जितनी बार विचार करती है, टीम उतनी ही अधिक दक्ष हो जाती है। अगर यह काम ना करे तो इसे बदल डालें। याद रखें, जैसे जैसे टीम अपना काम करती जाती है, नई और अनजान समस्याएं उभरने लगेंगी। यह इस बात का संकेत है कि अब संविधान के नवीनीकरण और पुनरीक्षण का समय आ गया है। दस्तावेज बनाएं। जब संविधान लिखा हुआ होता है तो टीम उसे ज़्यादा गंभीरता से लेती है। टीम संविधान को वॉलेट कार्ड, पोस्टर, स्टिकर या कर्मचारियों के परिचय पत्र के पीछे लगाया जा सकता है। सफलता रोजमर्रा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ सहज अनुशासनों से ज़्यादा नहीं है। जिम रॉन। उम्मीद करें कि नए सदस्य सीख लेंगे। नए साथियों को जानकारी दे। यह स्थिति देखें किस टीम में शामिल हुई नई सदस्य अपने विभाग में एक निर्णय लागू कराने का प्रयास करती है जिस पर उसकी टीम ने संघर्ष किया था। अपने विभाग में इस निर्णय का जिक्र करते हुए वह कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा निर्णय कैसे लिया गया। यह काफी पिछड़ा हुआ निर्णय है। मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि इसे लागू करने का तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ ये क्या हो रहा है? टीम की इस सदस्य ने एक नियम तोड़ा है। हम टीम की बैठक में असहमत हो सकते हैं, पर एक बार निर्णय ले लिए जाने पर सभी को इसका समर्थन करना ही है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जवाब साधारण है, उसे किसी ने भी टीम के नियम नहीं बताए। आमतौर पे होता यह है कि नए सदस्यों को देखकर सीखना होता है कि टीम कैसे काम करती है। बैठकों में शामिल होकर ही नए सदस्य सीख पाते हैं कि कार्य संचालन किस प्रकार किया जाता है, कौन क्या काम करता है और टीम के सदस्यों के बीच आपसी व्यवहार का तरीका कैसा है।
प्रतीक्षा करें और देखें कि यह तरीका नए सदस्यों को कई महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है, पर फिर भी कई बातें अनदेखी और अनकही रह जाती है। वास्तव में नए सदस्यों को यह अलग से समझाए जाने की ज़रूरत है कि टीम कैसे काम करती है, सहमति पर कैसे पहुंचा जाता है, व्यस्ततम समय कौन सा रहता है और क्या कैसे किया जाना चाहिए। इसके अलावा टीम की सभी शर्तों और जीवन मूल्यों को भी समझने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर टीम के कुछ सदस्य अपने संकल्पों पर खरे नहीं उतरते तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक टीम की अपनी एक संस्कृति और ढांचा होता है जो टीम की कार्यप्रणाली को बताता है। एक स्मार्ट टीम नियमों के द्वारा सदस्यों के व्यवहार को परिभाषित कर इस ढांचे को हमेशा सही आकार देने के प्रति सचेत रहती है। वास्तव में टीम के लिए नए सदस्यों को अपनी संस्कृति एवं कार्यप्रणाली से परिचित कराना एक चुनौती की तरह होता है। उस स्थिति में कल्पना कीजिए जब किसी टीम द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के लिए जरूरी आंकड़ों और तथ्यों की प्रस्तुति के नियम से अनजान एक नया सदस्य जोश में आकर दूसरों के दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को अपनाने में लग जाता है। अब क्या होता है, टीम के अनदेखे संघर्षों और लेट लतीफी में फंसने का खतरा पैदा हो जाता है। टीम के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए सचेत रहे कि नए सदस्यों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक टीम अनूठी होती है और उसके काम करने का अपना तरीका होता है। नए सदस्यों को इसे समझने की ज़रूरत होती है। मूलभूत जानकारी से शुरुआत करें। नए सदस्यों को बताएं कि बैठक का एजेंडा क्या होता है, बैठकों में क्या होता है, सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती है और प्रत्येक तिमाही अथवा साल भर में कार्यचक्र क्या होता है। पहली बैठक के बाद विस्तृत जानकारी दें। टीम के बैठक के बाद टीम लीडर या अनुभवी सदस्य पूरी कार्यवाही की समीक्षा कर सकता है। इस तरह नए सदस्यों को टीम के नियमों के प्रति न केवल जागरूक बनाया जा सकता है बल्कि उसे टीम की राजनीति की समझ भी उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर हमारा मस्तिष्क तैयार है तो सभी चीजें तैयार हो जाएंगी। विलियम शेक्सपियर। अपने लिए यह नियम बनाएं। सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें। समूह की समस्या और व्यक्तिगत समस्या का समाधान दो अलग बातें हैं। जब अकेला व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजता है तो पहले वह समस्या के बारे में कल्पनाएं करता है और विचार पैदा करने की कोशिश करता है। एक के बाद दूसरे विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं और अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब विचारों का आना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेले व्यक्ति का नज़रिया समस्या के सीमित हलों की खोज से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, किसी अजनबी शहर में आप सिर्फ एक नक्शे की मदद से बिंदु ए से बी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लक्ष्य नक्शे पर काफ़ी दूर नज़र आता है। अब आप वहां तक कैसे जाएंगे? पैदल, बस से या ट्रेन से? बस या ट्रेन की जानकारी आपके पास नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप सबसे सीधा रास्ता अपनाएंगे, आप पैदल जाएंगे। देखा आपने, सीमित नज़रिया होने से व्यक्ति के पास समस्या के सीमित समाधान होते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी टीम से एक गली से गुजरने को कहते तो उनके पास इस समस्या का अलग नज़रिया होगा। टीम में कोई ना कोई सही हल खोज लेगा और यह हल उनके लिए उतना ही सटीक होगा। इसीलिए टीम के उल्लेखनीय लाभों में से एक है सहयोग की शक्ति। जब कई लोग समस्या पर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके भिन्न नज़रिए, समझ, भिन्न लक्ष्य और ज्ञान मिलकर बेहतर समाधान खोज लेते हैं। यह बहुत आसान होता है। सहयोग की कुंजी दूसरों के विचारों के लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा खोल देना है। टीम की जिम्मेदारी एक ऐसा माहौल बनाने की होती है जहां लोग बिना हिचकिचाहट या शर्म के अपने विचारों, ज्ञान, समझ, यहाँ तक कि अपने उल जुलूल विचारों को भी व्यक्त कर सकें। टीम में जब सहयोग का माहौल होता है तब सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, वे एक दूसरे के विचारों को पूरा करते हैं और उनमें सुधार करते हैं, उन्हें अस्वीकार करते हैं और फिर नए सिरे से नए विचार लाते हैं। टीम का आपसी सहयोग विचारों के वॉलीबॉल खेल के समान होता है। अपनी टीम में सहयोग के लिए जीवन मूल्यों का निर्माण करें। टीम के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं रुचि के अंतर को उभारें। अगर टीम के सारे सदस्य एक जैसे होंगे तो आखिरकार यह एक उबाऊ टीम बन जाएगी। अगर सभी सदस्य एक दूसरे की भिन्न पृष्ठभूमि और रुचियों से परिचित होंगे तो किसी विशिष्ट समस्याओं के अनुरूप योग्य व्यक्ति को मदद के लिए बुलाना आसान होगा। सहयोग के गुणों का अभ्यास करें। अपनी टीम के 2 मिनट में एक पेपर क्लिप के कई उपयोग बताने के लिए कहें। अपनी कंपनी के लिए एक नया लोगो डिज़ाइन करने को कहें। आराम और मस्ती से रहें। बढ़िया सहयोग प्रतिस्पर्धात्मक खींचतान नहीं है। एक अच्छी टीम में ऐसा माहौल होना चाहिए जहां सदस्य अपने आधे अधूरे विचारों को भी बेहिचक
पेश कर सके, क्योंकि भले ही शुरुआत में ये विचार बेमतलब लगते हों, पर आगे चलकर यही एक चिंगारी साबित हो सकते हैं। हम में से कोई अकेले उतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि हम सभी मिलकर हो सकते हैं। पोगो, अपनी बातों के प्रति सावधान रहें, जीवन में नए विचार लाएं। लोगों के पास हमेशा अच्छे विचार होते हैं जो कभी कभी रचनात्मक और अनूठे होते हैं। हाँ, हर कोई रचनात्मक है। आप भले ही यह ना माने कि आप रचनात्मक प्रवृत्ति के हैं, पर वास्तव में आप रचनात्मक हैं। रचनात्मक का मतलब सिर्फ कलाकार, कवि या खुद को पेश करने में सक्षम होना नहीं है। इसका मतलब है दूसरी चीज़ों में लगे रहने के बावजूद नए विचार पैदा करने के लायक होना। इनमें से कुछ विचार बिल्कुल अनूठे और अंतर्दृष्टि से भरे हो सकते हैं, जो आपको भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? बचपन में हम एक काल्पनिक संसार में खेलकर सीखते हैं, जहाँ कई तरह के विचार होते हैं और हर चीज़ संभव लगती है। जब हम बड़े होते हैं तो समय के साथ उन विचारों को अपने मन में रखना सीखते हैं। बचपन और युवा अवस्था के बीच से कई लोग संवेदनशील होना सीख जाते हैं। कभी कभी वे बेहद संवेदनशील भी हो जाते हैं। तब उनके मन में यह बात आती है कि दूसरे लोग उनके विचारों और उनके प्रस्तुतिकरण के तरीके के बारे में क्या सोचते हैं। हम इस चिंता में भी डूबे रहते हैं कि जो चीज़ हमें आनंददायक और मज़ेदार लग रही है वह दूसरों को शायद मूर्खतापूर्ण और निरर्थक लगे। टीम द्वारा यह संदेश देना कि रचनात्मक विचारों की ज़रूरत नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना काम है। जब टीम के सदस्य कहते हैं कि हम इस बात के लिए पहले ही प्रयास कर चुके हैं, या क्या आप मजाक कर रहे हैं, या यह वैसा नहीं है जैसा हमारे दिमाग में है, तो विचार दब जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई तरीके हैं जिनका उपयोग करके टीम अपने सदस्यों को उनके विचार व्यक्त करने और उन्हें जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इन्हीं तरीकों में से एक अचूक टेक्निक यह है कि लोग क्या कह रहे हैं यह सुना जाए। यदि कोई व्यक्ति एक रोचक बात कह रहा है तो उससे सवाल पूछे और उसके विचारों की थाह ले। पता करें कि इस रोचक टिप्पणी का आधार क्या है। दूसरा तरीका यह है कि लोगों के विचारों का दायरा बढ़ाने के लिए उनसे पूछा जाए कि जो विचार सामने हैं उनसे अलग हटकर सोचने को कहा जाए। आमतौर पर अधिकांश लोग चुनौती से जाग जाते हैं। यदि आप लोगों से सहज तरीके से पूछते हैं तो वे अधिक रचनात्मक होंगे और रोचक विचार पैदा करेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि लोग रचनात्मक होने के लिए आपकी अनुमति का इंतजार कर रहे हों। विचारों की गुणवत्ता के बजाय उनकी संख्या पर जोर दें, क्योंकि विचारों का संग्रह लोगों को विकल्पों पर बात करने का मौका देगा। अगर आपके दिमाग में विचार धीमी गति से आ रहे हैं तो निराश ना हो। लोगों को उन विचारों पर बात करने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत होती है। एक बार विचार व्यक्त हो जाए तो उनमें सुधार किया जा सकता है। विचारों की आलोचना से बचें, क्योंकि वे मौलिक होते हैं। इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि विचारों को कैसे सुधारा या इस्तेमाल किया जा सकता है। विचारों को पकड़ कर रखें और उनका हर कोण और पहलू से परीक्षण करें। ढेर सारे सवाल करें। हम किसी बंदिश में ना हो तो क्या हो? अगर हमारे पास असीमित बजट हो तो क्या हो? अगर हानि पर लाभ की तरफ विचार किया जाए तो क्या हो? इस तरह के सवाल और ज़्यादा विचारों को प्रोत्साहित करेंगे। विचार उत्पन्न करने के लिए इस तरह सोचें। टीम के सदस्यों से रचनात्मक होने को कहें। अगर लोगों को यह मालूम हो कि कुछ अलग और रोचक हल स्वीकार कर लिए जाएंगे तो वे समस्याओं का जवाब रचनात्मक विचारों से देंगे। हंसी मजाक करते रहे। एक टीम में सहयोग की भावना और रचनात्मक विचार सिर्फ हंसी मजाक, चुटकुलों और उत्साह से ही आ सकते हैं। इसे चलने दें। धैर्यवान बने। सहयोग का मतलब है विचारों को आकार देना और मोड़ना। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। अगर टीम में कहीं बाधा नजर आ रही है तो थोड़ा रुके और इस पर कुछ समय विचार करें। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि लोगों को सिर्फ एक आदेश से रचनात्मकता की ओर प्रेरित किया जा सकता है, वह है रचनात्मक बने। रिचर्ड सॉल वॉरमैन। अपनी टीम से महान विचारों की अपेक्षा ना करें, रचनात्मकता को उभारें। आप टीम व्यवस्था के बीच लोगों को अनदेखे विचार विकसित करने के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखें, हर कोई रचनात्मक हो सकता है। इसके लिए बस थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। एक बार आपकी टीम के सदस्य रचनात्मक सोचने का अभ्यास शुरू कर देंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और उनमें सर्वश्रेष्ठ सहयोगात्मक सोच विकसित होने लगेगी। रचनात्मकता को उभारने का एक साधारण तरीका यह है कि कुछ बेवकूफ़ी भरे सामूहिक अभ्यास किए जाएं। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं और ऐसी जिम्मेदारियां जो टीम की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे और जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव ना हो।
वास्तविक समस्याओं से सामना होने पर वे आपकी टीम की रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। इससे पहले कि आपकी टीम नीचे बताए गए अभ्यासों के लिए प्रयास करे, आप उसके सदस्यों को टाई ढीली करने, टेबल कुर्सियां पीछे खिसकाकर फर्श पर बैठने, कुछ संगीत शुरू करने और माहौल बदलने के लिए कहें। भले ही यह अभ्यास मौज मस्ती से भरे और हल्के फुल्के दिखाई देते हो, पर ये लोगों की कल्पनाओं को जगाते हैं और जब लोग अपने नए विचारों को सामने ला रहे हो तो ऐसा चलने दें। दूसरी तरफ टीम के अनुत्पादक व्यवहारों को देखने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे व्यवहार जो विकसित होने से पहले ही विचारों को कुचल देते हैं, अनुमान लगाना, थोपे जाने वाले निर्णय लेना, अनसुनी करना और इस तरह के सभी व्यवहार टीम में नजर आ सकते हैं। तो वे अभ्यास कौन से हैं जो आपकी टीम में सहयोग करने की प्रतिभा को जगा सके? टीम के सदस्यों से अपने संस्थान के लिए एक नया लोगो बनाने के लिए कहें और तय करें कि यह लोगो के वास्तविक मूल्यांकन और उनकी सोच को व्यक्त कर सके। उच्च प्रबंधन की अनुमति लिए बगैर टीम से कम खर्च वाले 100 ऐसे तरीके सुझाने के लिए कहे जो ग्राहकों की संतुष्टि या प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हो। टीम में लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की मुस्कुराहट के पीछे छिपी वास्तविक कहानी बताने के लिए कहे। सभी संभावित जवाबों की जांच करें और सबसे ज्यादा पसंद की गई तथा विचारों उत्तेजक कहानी को कोई मजेदार इनाम दे। कुछ पुरानी पत्रिकाएं इकट्ठी करें और उनमें से कुछ चित्र काटकर उनका ढेर बनाएं। टीम के सदस्यों से इन चित्रों को छांटने और इस क्रम में जमाने को कहे जो एक ऐसी कहानी प्रस्तुत हो जो किसी न किसी प्रकार आपके संस्थान में आपकी टीम पर आकर खत्म होती हो। अगर आप वाकई मजा चाहते हैं तो एक कहानी बताने वाले व्यंग और कुछ चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टीम के सदस्य जब साथ हो तब उनसे रचनात्मकता का अभ्यास करने के लिए कहे। सहयोग का अभ्यास उसी तरह करें जैसे एक एथलीट खेल का करता है। इस काम को उन अभ्यासों के जरिए करें जो आपकी टीम रचनात्मक योग्यता को जगाते हों। सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए माहौल बदलें। निश्चित करें कि जब टीम नए विचार पैदा करने के लिए सहयोग कर रही हो तब सदस्य आरामदायक स्थिति में हो। एक ही जगह बैठकें करने के बजाय सदस्यों को दूसरी जगह ले जाना भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। व्यवहार पर निगाह रखें। हालांकि रचनात्मक सहयोग हंसी मजाक से भरपूर होना चाहिए, पर कुछ सदस्य विचारों को दबा सकते हैं या अपने निर्णय थोप सकते हैं। अंतर्मन को कुरेदें। भीतर अच्छाइयों का झरना है और यदि आप इसे कुरेदना शुरू कर देंगे तो यह फूट पड़ने के लिए हमेशा तैयार है। मार्कस ऑरेलियस। मुद्दे के आसपास घूमते रहें। ठोस निर्णय लें। निर्णय लेना ही एक टीम की सार्थकता है। वह टीम किसी परियोजना के क्रियान्वयन या प्रक्रिया के प्रबंधन अथवा किसी नए विचार जैसे किसी भी काम के लिए बनाई गई हो, उसका मूलभूत काम निर्णय लेना होता है जो एक विशेष परिणाम को प्रभावित करता है। जब आप इस पर विचार करेंगे तो निर्णय लेना ही एक टीम के प्रमुख मिशन के रूप में दिखाई देगा। क्या करना है इस बारे में निर्णय लेना ही टीम का असल काम है। समस्या यह है कि कई टीमें यह तो जानती है कि उन्हें निर्णय लेना है, लेकिन इस काम को प्रभावी और क्षमतापूर्ण बनाने के तरीकों से वे अनजान रहती हैं। टीम में निर्णय लेने का काम अक्सर ढेर सारी चर्चाओं और बदलावों के बीच भटक जाता है। इसमें समय ज़्यादा बर्बाद होता है। इसीलिए टीम के लिए निर्णय लेने में उलझने के बजाय इस बात पर गौर करना ज़्यादा फायदेमंद होगा कि वास्तव में निर्णय लेने का मतलब क्या है। निर्णय लेना यह तय करने की कोशिश है कि किसी परिस्थिति या समस्या के मामले में क्या किया जाना चाहिए। चुनौतीपूर्ण बात यह है कि निर्णय का परिणाम भविष्य की परतों में छुपा रहता है। क्या हमें पहल करनी चाहिए? यह पहल किस हद तक होनी चाहिए? हम एक महत्वपूर्ण समस्या को कैसे पहचान सकते हैं? अगर हम किसी प्रक्रिया से एक चरण निकाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सारे सवालों से इस बात का अंदाज़ा लगाना संभव होगा कि अगर हम एक्स, वाई या जेड निर्णय लेंगे तो क्या होगा। इस मामले में निर्णय लेने के बारे में चर्चा इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि वैकल्पिक कदम भावी परिणामों पर कैसे असर डालेंगे। इस संभावित कदम पर भावी परिणाम क्या होगा, इस बारे में हम निश्चय कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम चीज़ों को किस तरह व्यवस्थित करें कि परिणाम हमारी इच्छा अनुसार प्राप्त हो सके। एक टीम में निर्णय से संबंधित अधिकतर चर्चाएं जोखिम से अनजाने तत्वों को पहचानने और कम करने पर केंद्रित होनी चाहिए। इस मामले में सूचना के 3 स्रोत मदद कर सकते हैं।
पहले स्रोत में तथ्य, आंकड़े, प्रवृत्तियां एवं किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त होने वाली ठोस सूचना शामिल है जो भावी परिणाम के बारे में निजी नजरिया उपलब्ध करा सकते हैं। नोट करें कि ऐसे आंकड़े अतीत से बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। आंकड़ों का एक अन्य स्रोत विभिन्न परीक्षणों का परिणाम और प्रोटोटाइप का इस्तेमाल है। इसका मतलब ऐसे आंकड़ों से है जो प्रयोगों से निकले हों। आंकड़ों का तीसरा स्रोत सहज ज्ञान यानी छठी इंद्रिय है जो चुनिंदा लोगों के पास होती है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो अनुभव और गहरी समझ से आता है। इस तरह एक टीम के लिए निर्णय लेने का बेहतरीन तरीका जोखिम को पहचानने के लिए आंकड़ों और सहज ज्ञान का इस्तेमाल करना, अवांछित परिणामों को कम करने के तरीके खोजना और बेहतरीन विकल्प का चुनाव करना है। एक टीम द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी है निर्णयों को भविष्य के अनुमानों की श्रृंखला के रूप में देखें। निर्णय लेते समय आपकी टीम को खुद से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आंकड़ों के माध्यम से टीम के विभिन्न कदमों के परिणाम तय करने में मदद करें। विभिन्न नज़रियों पर भरोसा करना मददगार हो सकता है, परंतु जोखिम को कम करने के लिए इतिहास या प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करें। आंकड़े ना हो तो सहज ज्ञान का उपयोग करें। भविष्य के बारे में सवाल पूछने का क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि टीम विभिन्न विकल्पों से संभावित परिणामों को ना समझ ले। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे संभव बनाने में जुट जाता है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। बहुमत के साथ चले, समझौता ना करे। समझौता वह स्थिति है जब कोई टीम किसी निर्णय पर पहुंच तो जाती है पर उसके कुछ सदस्य या तो उस निर्णय से नाखुश होते हैं अथवा उसकी परवाह नहीं करते। समझौते को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द है: आधे अधूरे मन से रियायत देने के साथ अथवा अनिश्चितता पूर्वक किया गया काम। उदाहरण के लिए एक टीम की कल्पना कीजिए जो किसी समूह विशेष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है। टीम का बहुमत मानता है कि कार्यक्रम 2 दिन का होना चाहिए, जबकि अल्पमत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए 2 घंटे पर्याप्त हैं। विचारों के गहन टकराव के बीच यह समझौता होता है कि कार्यक्रम 1.5 दिन का होगा। अब दोनों टीमें कैसा महसूस करेंगी? बहुमत सोचेगा कि अल्पमत की सुनी गई, परंतु चीजें ज्यादा नहीं बदली। अल्पमत शायद इस परिवर्तन को प्रतीकात्मक रूप से बेहतर माने। इस तरह एक समूह स्वयं को जीता हुआ मानता है जबकि दूसरा इसे अपनी हार मानता है। टीम द्वारा निर्णयों पर समझौता करने की वजह यह है कि आमतौर पर प्रगति को बनाए रखने का यह उचित रास्ता होता है। वास्तव में समय के दबाव में कुछ निर्णयों को समझौता करना पड़ता है। यह दबाव तब बनता है जब सदस्य भिन्न नजरिए रखते हैं और अपनी सोच में बदलाव ना लाकर दूसरों को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में समझौतापूर्ण निर्णय लेकर टीम आगे बढ़ सकती है। समझौते वाले नियम में कई समस्याएं भी होती है। निश्चित रूप से इनके परिणाम आदर्श से कम स्तर के होते हैं। कहा जाता है कि ऊंट समझौते के अनुरूप बनाया गया जानवर है। संभव है कि 1.5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम एकदम सही रहा हो, पर निश्चित रूप से उसमें सभी जरूरी मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सका होगा। ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि इस तरह के निर्णय प्रतिबद्धता की कठिनाई खड़ी करते हैं। समझौतावादी निर्णय के पीछे टीम के सदस्य 100% मन से प्रतिबद्ध नहीं होते और वे उसे समर्थन देने में उत्साह की कमी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में निर्णय को लागू करना भी एक समस्या हो सकती है। समझौता परक निर्णय टीम में कभी कभी ही उपयोगी होते हैं। इस पर विचार करें। समझौतों को पहचानें। निर्णय लेने से पहले टीम को अपने सदस्यों से पूछना चाहिए कि कोई भी उस निर्णय में कमी अथवा आधे अधूरे मन से बहुमत तो महसूस तो नहीं कर रहा। समझौता तभी सही साबित हो सकता है जब सदस्य परिणाम को स्वीकार्य मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो निर्णय पर पुनर्विचार का मौका शेष रहता है। निर्णय लागू होने पर नजर रखें। यह निश्चित करें कि समझौते के जरिए लिए गए निर्णय पर्याप्त प्रभावशीलता और क्षमता से लागू हो रहे हैं। यही वह स्थिति है जब समझौता परक निर्णय खतरनाक हो जाते हैं। बेहतरीन तरीके से निर्णय लें। समझौतों को अपने टीम की आदत ना बनने दें। इससे सदस्य उपेक्षित या अप्रभावी महसूस करते हैं तथा उनका उत्साह और प्रतिबद्धता भी कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेने के बेहतर तरीके सर्वसम्मति के लिए प्रयास करें। समझौता एक अच्छी छतरी लेकिन एक कमजोर छत है। यह अस्थायी प्रगति है जो राजनीति में बुद्धिमानी मानी जाती है, परंतु राजनीतिज्ञता में निश्चित रूप से बेवकूफ़ी है। जेम्स रसेल लॉवेल। समझौता करते रहे, सर्वसम्मति बनाने के लिए प्रयास करें।
कई टीम ऐसे कई निर्णय लेती हैं जिनमें सामूहिक प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। एक ऐसी टीम की कल्पना कीजिए जिसे किसी कंपनी के कर्मचारियों के लिए लचीला वर्क शेड्यूल तैयार करने का काम दिया गया है। वह शेड्यूल एक दिन में 4 से 10 घंटे, 4 से 7 घंटे, 12 घंटे या एक सप्ताह छोड़कर 35 घंटे या 45 घंटे प्रति सप्ताह होना चाहिए। प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान हैं, कोई भी एकदम ठीक नहीं है। इस निर्णय को लागू करते समय आपकी टीम के पूरे समर्थन और सहयोग की ज़रूरत होगी। इस तरह का निर्णय आपकी टीम की सर्वसम्मति की मांग करता है। साधारण शब्दों में सर्वसम्मति किसी टीम के सभी सदस्यों की रजामंदी से लिया गया निर्णय होता है, जो तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वोत्तम होता है। इस निर्णय को लेकर टीम के सभी सदस्यों की स्पष्ट समझ होती है और हर सदस्य इसके पीछे खड़ा होता है। सर्वसम्मति तक पहुंचने की प्रक्रिया में विभिन्न नजरिए वाले सदस्यों की सोच एक जैसी बनाने या उसके मतभेदों को कम करना शामिल होता है। सर्वसम्मति में एक टीम के सभी सदस्यों के नजरियों को स्पष्ट किया जाता है। टीम के सदस्य जब तक समस्या तथा निर्णय के सभी पहलुओं को देख और समझ नहीं लेते, तब तक उनकी दृष्टिकोणों पर बार बार विचार किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और बराबर चर्चा होती है। सर्वसम्मति का परिणाम समझौतों से बढ़िया होता है क्योंकि इसमें लोग साथ चलते हैं। इसके अलावा यह एक ऐसा निर्णय होता है जिस पर टीम सारे तत्वों, जोखिम और दिक्कतों का विश्लेषण के बाद पहुंचती है। वैसे जरूरी नहीं है कि इस तरह का निर्णय आदर्श हो और टीम का हर सदस्य इससे खुश हो, फिर भी हर कोई यह समझ सकता है कि यह निर्णय क्यों लिया गया। सर्वसम्मति बनाना सीखने लायक विषय है क्योंकि इसमें मुद्दे का कई दृष्टिकोणों से परीक्षण किया जाता है। टीम के सदस्य यह देखते हैं कि समस्या के विभिन्न पहलुओं के प्रति दूसरों का नज़रिया क्या है और उनके हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है। इस स्थिति में टीम विभिन्न नज़रिए वालों लोगों के समूह के जगह मुद्दे के प्रति अधिक समझबूझ रखने वाले सदस्यों के समूह में परिवर्तित होने लगती है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वसम्मति समय लेती है। इसमें टीम के सदस्यों को ईमानदारी पूर्वक विचारों का आदान प्रदान करने, उन पर चर्चा करने, दूसरों के विचार सुनने और उनके अनुरूप लचीला होने की ज़रूरत होती है। तथ्यों और तर्कों का सामना होता है तो लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ती है और स्थिति के अनुरूप समायोजन करना पड़ता है। यह सब जल्दबाजी में नहीं होता। सर्वसम्मति हर निर्णय के लिए नहीं है, यह उन निर्णयों के लिए है जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरा समूह खड़ा हो और साथ रहने के लिए तैयार हो। टीम को यह पहचानना होता है कि किन निर्णयों को सर्वसम्मति की ज़रूरत होती है। जाने कि सर्वसम्मति के लिए लिए गए निर्णय कभी पूर्ण नहीं होते। सर्वसम्मति ऐसे निर्णयों को पैदा करती है जो समय एवं स्थान के हिसाब से ठीक है। यदि स्थितियां अलग हो तो सर्वसम्मति के बजाय अन्य विकल्प बेहतर हो सकता है। वास्तविक प्रयास करें। सर्वसम्मति टीम की तरफ से वास्तविक प्रयासों की मांग करती है। यह वहीं पैदा होती है जहां एक योग्य व्यक्ति अथवा टीम का लीडर हो। अगर निर्णय को लेकर कोई संदेह हो तो लोगों के नज़रिए जानने के लिए बैठकर बात करें। सर्वसम्मति की कला सीखें। टीम के सदस्यों को विचारों का आदान प्रदान करना, उनकी जांच करना तथा लचीला एवं गैर रक्षात्मक होना सीखना चाहिए। ये वे गुण हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और जिनका अभ्यास किया जा सकता है। एक बार फिर असंभव समस्या तब सुलझती है जब हम देखते हैं कि समस्या केवल एक मुश्किल निर्णय है जो कि लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। रॉबर्ट एच शूलर। मुकाबला करें, साझा नज़रिया तलाशें। अगर सहयोग की भावना किसी टीम के रचनात्मक और रोचक विचारों को एक मेज पर लाती है तो सर्वसम्मति की प्रक्रिया उस टीम को सबसे पहले संभावित विचार का चुनाव करने तथा उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। एक वास्तविक सर्वसम्मति पाने के लिए प्रत्येक सदस्य को टीम के निर्णय को समझना और सहयोग करना होता है। इसके साथ ही टीम को कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत गुणों का प्रदर्शन करना होता है। याद रखें, सर्वसम्मति का मतलब किसी मूलभूत विचार या समस्या या उससे जुड़े विकल्पों के बारे में टीम के सदस्यों के बीच साझा नज़रिया विकसित करना है। टीम के प्रत्येक सदस्यों को किसी समस्या के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसका मतलब है कि हर सदस्य को पूरी ईमानदारी और खुलेपन से अपना नज़रिया बताना चाहिए कि विकल्प ए विकल्प बी से पहले रखे जाने लायक क्यों है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पहला कदम है। भिन्न अर्थों के पीछे छुपे हुए कारणों की तलाश करें। अगर आपकी टीम एक लचीला वर्किंग शेड्यूल तैयार कर रही है तो यह जानकर हैरान ना हो कि कुछ सदस्य लचीला शब्द का भी अलग अलग मतलब समझ सकते हैं। एक सदस्य के लिए लचीला शब्द का अर्थ कुछ भी चलेगा हो सकता है, तो दूसरा इसे विकल्पों के बीच चुनाव के रूप में भी ले सकता है।
इस भिन्नता की वजह यह हो सकती है कि एक सदस्य लचीलेपन के बारे में दूसरे से ठीक विपरीत विचार रखता है। टीम के हर सदस्य से विशेष तौर पर उसके विचार पूछे और उसे उनके पक्ष में तर्क देने को कहें। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी ही टीम की समझ में यह बात आ जाएगी कि समस्या का हल निकालने के लिए मतभेदों के बजाय सहयोग ज़्यादा ठीक तरीका है। खुले दिमाग और सहयोग की ज़रूरत पर जोर दें। यह बात मान ले कि दूसरे व्यक्ति के पास उसके नज़रिए के उचित कारण है। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए और दिमाग से समस्या को देखने का प्रयास करें। हालांकि उसका नज़रिया आपसे एकदम अलग हो सकता है, पर इस तरह से आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संभव है कि इसके बाद आपकी सोच भी बदल जाए। जब क्यों कैसा सवाल के साथ शुरुआत होती है तो कुछ लोग इसे खुद पर हमला समझ सकते हैं और अपना बचाव करने में लग सकते हैं। टीम के हर सदस्य को यह समझना चाहिए कि सर्वसम्मति खुले दिमाग से चर्चा करने पर ही निर्भर करती है। इसलिए ऐसी चुनौती मिलने पर हैरान न होते हुए सदस्यों को शांत रहने और अपनी बात को स्पष्ट करने की ज़रूरत होगी। सर्वसम्मति टीम के कुछ सदस्यों के लिए एक नई अवधारणा हो सकती है। इसमें सफलता पाने में उनकी मदद इस तरह करें। बताएं कि सर्वसम्मति कैसे काम करती है। टीम के हर सदस्यों को यह जानना चाहिए कि सर्वसम्मति में सभी के नज़रियों और उसके पक्ष में उनकी दलीलों का व्यवस्थित खुलासा होता है। हर एक को शामिल करें। सर्वसम्मत निर्णय से कोई भी अलग नहीं हो सकता। टीम के लिए सदस्यों की 100% भागीदारी की शक्ति पहचानने का यही उचित समय होता है। धैर्य रखें। सर्वसम्मति विचारों से भरपूर प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। लोगों को यह समझाने के लिए समय की ज़रूरत होती है कि आखिर करना क्या है। सर्वसम्मति बनने के लिए पर्याप्त समय दें। धैर्य एक कड़वा पौधा है, परंतु इसका फल मीठा होता है। जर्मन कहावत। सर्वसम्मति बनाना आसान है, सर्वसम्मत निर्णय लेने का अभ्यास करें। आपकी टीम के लिए सर्वसम्मति टीम को चलाने का एक नया तरीका हो सकती है। इसीलिए 1-2 साधारण अभ्यासों के जरिए यह बताएं कि सर्वसम्मति काम कैसे करती है। टीम को यह समझने का मौका दे कि सर्वसम्मति से काम करना क्या होता है। तय करें कि सर्वसम्मति के पक्ष में किस तरह का व्यवहार सबसे ज़्यादा सफल रहेगा। टीम के सदस्यों को यह बताएं कि सर्वसम्मति तभी काम करती है जब लोग बचने की कोशिश किए बिना खुले दिमाग से बताते हैं कि वे कुछ विकल्पों को पहले रखे जाने योग्य क्यों मानते हैं, और जब वे दूसरे सदस्यों के विचारों को सावधानी से सुनते हैं। टीम के सदस्य जब सहयोग करना सीखते हैं और सर्वसम्मति पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनके व्यवहार ज़्यादा खुले और सरल हो जाते हैं। यहाँ आपकी टीम के लिए सर्वसम्मति का एक आधारभूत अभ्यास दिया जा रहा है। किसी ताज़ा विषय पर एक जोशीली चर्चा आयोजित करें। चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए मुद्दों में से किसी एक पर सदस्यों की टीम की शर्तों के अनुरूप सहमति बनाने के लिए कहें। ध्यान रखें, मुख्य बात सहमति है, समझौता नहीं। इसके अलावा टीम के हर सदस्यों को सर्वसम्मति की कला सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान से दूसरों के विचार सुनने, बचने का प्रयास न करने, खुला दिमाग रखने, अपने नज़रियों का कारण सही खुलासा करने और सर्वसम्मति की प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत होगी। कल्पना करें कि किसी टीम को नीति संबंधी एक निर्णय लेना है। उसका पहला निर्णय यह है कि आपके शहर, कस्बे या राज्य के सभी स्कूलों के बच्चों को हर दिन एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। किन परिस्थितियों में टीम का हर सदस्य इस निर्णय को स्वीकार कर पाएगा। यह एक और निर्णय दिया जा रहा है कि आपके नज़दीकी बड़े शहर में हर वर्किंग डे पर 10 से 3 बजे के बीच यातायात आपातकालीन वाहनों, ट्रकों, बसों और टैक्सियों तक सीमित होना चाहिए। कौन सी बात इस निर्णय को स्वीकार करने योग्य बनाएगी। अंत में एक विवादास्पद निर्णय का जिक्र किया जा रहा है। टीम के सदस्यों की वेतन वृद्धि सामूहिक प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए अथवा उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर। यहाँ कौन सी चीज़ काम करेगी। अगर आप इस पर सर्वसम्मति पा सकते हैं तो प्रयास करें। याद रखें, सर्वसम्मति के लिए मतदान करने की अनुमति नहीं है। सर्वसम्मति चर्चाओं से आती है, चुनावों से नहीं। टीम की सर्वसम्मति की कला सिखाने के लिए बताएं कि सर्वसम्मति कैसे काम करती है। टीम के कुछ सदस्यों के लिए यह एक नई कला हो सकती है। उन्हें यह समझाने की ज़रूरत होती है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। टीम द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को जांचें। दिए गए अभ्यासों से यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि टीम एक परिणाम पर दृढ़ता से सहमति बना सकती है और उसके पीछे हर सदस्य का समर्थन होता है। जांच करें कि यह सही है या नहीं। सर्वसम्मति बनने पर पुरस्कार दे। टीम को यह समझने का मौका दे कि कब उसका व्यवहार खुला, स्पष्ट, सुनने वाला और सहयोगात्मक हो रहा है।
याद रखें, जब टीम वास्तविक समस्याओं का सामना करती है तो इन भुला दिए गए विचारों पर से धूल हटाने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपने जीवन मूल्य को पहचान जाते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल नहीं रह जाता। रॉय डिज्नी। विरोध से बचें, विरोध का इस्तेमाल करें। लोग विरोध का सामना करना पसंद नहीं करते। कई लोगों के लिए विरोध और संघर्ष का मतलब सिर्फ परेशानी देने वाला एक भावनात्मक एनकाउंटर है, कुछ ऐसा जिससे बचा जाए। जो विरोध को स्वीकार करना और उसका इस्तेमाल करना एक महत्वपूर्ण टीम व्यवहार क्यों है? टीम ऐसे लोगों का समूह है जो एक समान उद्देश्यों को हासिल करने के लिए साथ काम कर रहे होते हैं। मूल बात यह है कि लोग भिन्न होते हैं। टीम में शामिल हर व्यक्ति एक अलग स्थान, अलग शिक्षा, नौकरी, अनुभव, पसंद और नापसंदी वाला होता है। किसी एक के लिए जो महत्वपूर्ण है वह आपके लिए महत्वहीन हो सकता है। जो आपके लिए स्पष्ट है वह दूसरों के लिए संदिग्ध हो सकता है। बहरहाल, लोगों के बीच का यह फर्क ही टीम के जीवन को चलायमान, मजेदार और अंत में सराहना पाने योग्य बनाता है। खास बात यह है कि बगैर भावुक हुए इन विभिन्नताओं से पेश आया जाए। एक क्षमतावान टीम विभिन्नताओं की शक्ति का भरपूर उपयोग करती है और इस शक्ति का इस्तेमाल समस्या को सुलझाने अथवा विचारशील, समर्पित और सम्मानपूर्ण तरीके से निर्णय लेने में करती है। लोगों के दृष्टिकोण और उसके पक्ष में दी गई दलीलों को सुनने की स्वस्थ प्रक्रिया के माध्यम से टीम के सदस्य विचारों को मिलाना सीखना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया से टीम क्या काम करेगी और क्या नहीं, इस बारे में हमारी अंतर्दृष्टि और नया नजरिया बनता है। एक ऐसी टीम की कल्पना करें जिसमें निर्णय लेने के दौरान कोई विरोध या संघर्ष न हुआ हो। आप देखेंगे कि टीम के सदस्यों के बीच का अंतर बहुत कम या उपेक्षित होंगे। रचनात्मक और अनूठे विचारों को हटाकर एक किनारे कर दिया जाएगा, जिन पर लोगों के बारे में आप जानते हैं कि वे बहुत कुछ करते हैं, चुप्पी साधे बैठे मिलेंगे। जब लोगों से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा तो ज्यादा प्रस्ताव नहीं आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? विभिन्नताओं से बचा जा रहा है। दूसरी तरफ एक टीम में जहाँ विवादों का प्रबंधन ठीक नहीं है, शोर शराबे, आरोप प्रत्यारोप और अहंकार देखने की अपेक्षा की जा सकती है। विरोध का इस्तेमाल करने की शुरुआत के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। जाने कि विरोध अपेक्षित है। टीम लोगों के विचारों पर पलती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए लोगों से सवाल करें। सदस्यों से यह जांच करने की अपेक्षा करें कि दूसरों के पास कुछ खास नजरिया क्यों है। अपने नजरियों को तथ्यों और तर्कों का सहारा देकर तैयार करें। भावनाएं दूर रखकर सुने। आपकी टीम को यह समझने की जरूरत है कि अलग अलग विचार होने का मतलब दूसरों के विचारों को दबाना नहीं है। भिन्नताओं का सामना करना निजी हमला नहीं है, यह विचारों को खोलने का प्रयास है। अगर आपको गुस्सा आने लगे तो कुछ देर टहले और अपने कानों को सुनने के लिए तैयार कर वापस लौटे। जब आप कोई विवाद देखें उसे चिन्हित करें। अगर आप शांतिपूर्वक कह सकते हैं कि यहाँ लोगों के बीच वैचारिक मतभेद है तो यह टीम में हर किसी को सतर्क कर बेहतरीन, सर्वाधिक परिपक्व और व्यावसायिक व्यवहार करने में मदद करता है। यह तर्कों को फिसलने से बचाने में मदद करने और चुपचाप रहने वाले सदस्यों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्चाई दोस्तों के बीच तर्कों से खिलती है। डेविड हुम। विवाद को पनपने दे, विवाद के वायरस को कुचले। आपकी टीम जब विवादों से निपटने में माहिर हो जाएगी तब संभव है कि वह इतनी शक्तिशाली हो जाए कि विवाद के मौकों को ही कम कर दे। आखिरकार विवाद प्रगति की रफ्तार को धीमा करता है और लाख कोशिशों के बावजूद सदस्यों की भावनाओं पर असर डालता है। एक स्मार्ट टीम विवाद के मूल कारणों को समस्या बनने से पहले कैसे पहचानती है, यह जानने के लिए कुछ बातों का परीक्षण करें। इस बात पर ध्यान दें कि कहीं टीम का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति के उद्देश्यों को दबा तो नहीं रहा है। उदाहरण के लिए आपकी टीम में कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि वे मजबूरी में टीम को समय दे रहे हैं और इसके बदले उनके ज़रूरी काम और लाभ प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे दिल से टीम से जुड़ाव महसूस नहीं करते। टीम में शामिल होने की प्रतिबद्धता के अभाव में विवाद हमेशा तय है। यदि ये लोगों को यह महसूस होता है कि टीम के काम की तुलना में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और अधिक लाभ दिलाने में सक्षम है, तो वे टीम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते। यह अनावश्यक विवाद है। टीम में सदस्यों के कार्यों को महत्व मिलना चाहिए और टीम की सफलता पर उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। विवाद का दूसरा नज़रअंदाज किया जाने लायक स्रोत यह है कि कुछ सदस्य स्वयं ही जीत हार का नज़रिया अपना लेते हैं। लोगों, विभागों अथवा स्थानों के बीच लंबे समय से मौजूद ऐसी प्रतिद्वंदिता टीम में चर्चा
के दौरान विचारों के खुले आदान प्रदान में दिक्कत पैदा करती है। विश्वास के मुद्दों, स्रोतों की प्रतिस्पर्धा और टीम के बाहर मौजूद ऐसी ही अन्य बातें प्रगति को मुश्किल बना सकती है। टीम के सदस्यों से व्यवहार की स्पष्ट अपेक्षाएं तय कर इनसे निपटे, साथ ही टीम के लक्ष्य की प्राप्ति से होने वाले लाभों को सभी सदस्यों के बीच बांटे। कई बार टीम के कुछ सदस्य नज़रियों पर इतने ज़्यादा सवाल करते हैं या उन्हें चुनौती देते हैं कि उन्हें टांग खींचने वाला समझ लिया जाता है। इन लोगों को टीम के सदस्य 1 या 2 बैठकों के बाद किनारे कर देते हैं। यह घटना त्रासद है और इसमें विवाद की काफ़ी गुंजाइश है। याद रखें, एक टीम में विरोधी नज़रिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये टीम को उसकी प्रक्रिया और निर्णयों का नज़दीक से परीक्षण करने में मदद करते हैं। इन खजानों वालों को किनारे कर देने के बजाय चर्चा का केंद्र में रखा जाना चाहिए। टीम के सदस्यों को ऐसी स्थिति में तनावग्रस्त होने के बजाय ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ संभावित समस्याओं से बचने के लिए कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। निश्चित करें कि हर सदस्य टीम के लक्ष्य और अपनी भूमिका को स्वीकार करता है। साझा लक्ष्य वास्तव में वह गोंद है जो टीम को जोड़कर रखता है। टीम के सदस्यों को यह बात समझने की ज़रूरत होती है कि वे एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रतिबद्धता की ज़रूरत होगी। सदस्यों से अतीत को भुलाने और भविष्य पर केंद्रित होने को कहें। गुजरे जमाने की दुश्मनी और राजनीति को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। सुनने का अभ्यास करें। चर्चा के दौरान कुछ कहा और किया जा रहा हो तो उसे ध्यान से सुनने की शानदार कला विवाद का उपयोगी प्रबंधन में काफ़ी काम आती है। ध्यान से सुने कि लोग वाकई में क्या कह रहे हैं और उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने का प्रयास करें। एक अच्छा प्रबंधक विवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह इसे अपने लोगों की ऊर्जा नष्ट करने से दूर रखने की कोशिश करता है। रॉबर्ट टाउनसेंड। मतभेदों को धीरे धीरे सुलझने दें। मतभेदों का सक्रिय प्रबंधन करें। विवाद में फंसी किसी टीम के पास उसे सुलझाने के कई तरीके होते हैं। इनमें से कुछ तरीके परिणामों के स्तर और टीम पर उनके प्रभाव के लिहाज से दूसरों से बेहतर होते हैं। हर तरीके का परीक्षण करके देखें कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी गतिरोध को खत्म करने के लिए मतदान का तरीका आजमाएं। यह एक संसदीय तरीका है। जाहिर है कि मतदान में कोई जीतता है और कोई पराजित होता है। हो सकता है कि मतदान को सर्वसम्मति के मुकाबले टीम के सदस्यों का पूरे दिल से और उत्साहपूर्ण समर्थन ना मिले। मतदान गतिरोध को खत्म करने में सक्षम या नहीं, इसे जानने का एक तरीका यह है कि सदस्यों से ही पूछ लिया जाए कि यहाँ मतदान कराना ठीक है या नहीं। यदि जवाब हाँ में मिले तो निश्चिंत करें कि आपका सवाल स्पष्ट हो, हमें यह करना चाहिए या वह। जब मतदान का नतीजा मिल जाए तो पराजितों से पूछे कि उन्हें कैसा लग रहा है। विवाद सुलझने के मोल भाव तरीके से अधिकांश लोग परिचित है। यह समस्या के समाधान में सबसे ज़्यादा काम आने वाला तरीका है कि अगर आप यह मान ले तो मैं वह मान लूँगा। मोल भाव तब तक काम आता है जब तक विवाद में शामिल हर पक्ष यह महसूस करता है कि उसे उसके फायदे की चीज़ मिल रही है। दूसरी तरफ जब एक पक्ष खुद को ठगा हुआ महसूस करता है तो मोल भाव की प्रक्रिया महज एक मजबूरी भरा समझौता बनकर रह जाती है। समस्या का समाधान ढूंढना सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। दोनों ही पक्ष समस्या का कई नज़रियों से परीक्षण करते हैं, विकल्पों को पहचानते हैं और उनमें से बेहतरीन को चुनते हैं। यह दोनों पक्षों के लिए विचारों के मतभेद के केंद्र बिंदु को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। यह समस्या का मूल हो सकता है। जब किसी टीम को यह लगता है कि वह महज कुछ गिने चुने तथ्यों के साथ चर्चा कर रही है तो विवाद को खत्म करने का तरीका शोध करना हो सकता है। शोध के कई प्रकार हैं, जिनमें सर्वेक्षण, केंद्रीय समूह, साक्षात्कार, ऐतिहासिक दस्तावेजों का पुनरावलोकन शामिल है। समस्या के अनुरूप बेहतरीन उपयुक्त तरीका चुनें। टीम परिणामों को बदल डालने के लायक बनेगी। विवाद में उलझे लोगों के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अंतिम उपाय है। दोनों ही पक्ष निर्णय के लिए अपने मामले को एक निरपेक्ष और पक्षपात रहित जांचकर्ता के पास ले जाते हैं। यदि टीम के सदस्यों का रवैया लचीला नहीं है तो आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता बचता है। एक अच्छा मध्यस्थ मामले पर एक तरफा निर्णय लेने की बजाय समस्या सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को शामिल करने की कोशिश करेगा। आपने कोई भी तरीका चुना हो, इन सिद्धांतों पर ध्यान दें। आंकड़ों और तथ्यों का प्रयोग करें। मतभेदों को सुलझाने में नज़रियों की सीमित उपयोगिता होती है। वास्तव में कई झगड़ों की वजह
भिन्न नज़रिए ही होते हैं। आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करें और संभव हो तो विश्लेषण करें। जांच करने वालों से सवाल पूछें। विवाद में शामिल दोनों पक्षों से यह खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनकी सोच का आधार क्या है, वे वास्तव में क्या सोचते हैं। अगर यह बिंदु खोज लिया जाए तो दोनों पक्ष यह समझ सकते हैं कि मामले को कैसे सुलझाया जाए। भावनाओं को दबाएं। एक बार विवाद भावनात्मक हो जाए तो समाधान और अधिक मुश्किल हो जाता है। इसे टीम का नियम बना दे कि विवाद को बिना तनातनी के सुलझाना है। जहां सब एक समान सोचते हैं वहां कोई भी बहुत ज्यादा नहीं सोचता। वॉल्टर लिपमैन। सतर्क और रक्षात्मक हो, एक दूसरे पर विश्वास करें। यह बात सभी जानते हैं कि जब लोगों के बीच विश्वास की डोर टूट जाती है तो उनका साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में टीम के सदस्य एक दूसरे से बचने लगते हैं, सूचनाओं को सरलतापूर्वक नहीं बांटते, एक दूसरे की बातों पर तीखी नज़र रखने लगते हैं और सामान्य रूप से ईमानदार और खुली चर्चा से बचते हैं। किसी टीम के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। टीम के सदस्य किसी विवाद का प्रभावी प्रबंधन कर सकें, इसके लिए उन्हें आपसी विश्वास की ज़रूरत होगी। इसके बिना टीम की जिंदगी अनुत्पादक और ठहरी हुई हो जाएगी। टीम के सदस्य आपसी विश्वास बनाने के लिए कुछ गतिविधियां और काम कर सकते हैं जिससे लोग प्रेरित होंगे। इनमें से कुछ चीज़ें एक बार टूट चुके विश्वास को फिर से बहाल करने में भी सहयोगी हो सकती है। कोई टीम अपने सदस्यों के बीच विश्वास कैसे पैदा कर सकती है? यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। वादे पर कायम रहें। अपने वादे पर बेझिझक डटे रहें। अपने हिस्से का काम पूरा न कर टीम का स्तर न गिराएं। वादे को पूरा करने में नाकाम रहना विश्वास को तोड़ने का तयशुदा तरीका हो सकता है। अपनी बातों को सुनिश्चित करें। आपकी सूचनाएं सटीक और ताज़ा हो। यदि लोगों की सूचनाओं की गुणवत्ता संदिग्ध रहती है तो लोग उन पर अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर यही टीम का ढर्रा बन जाए तो सदस्य इस बात पर ध्यान देना छोड़ देंगे कि कोई दूसरा क्या कह रहा है। अपना काम निपुणता से करें। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो सक्षम और आत्म अनुशासित हो। उसके द्वारा पूरे किए गए कार्य और परियोजनाएं गुणवत्तापूर्ण और सटीक हो। प्रस्तुतिकरण पूर्ण और स्पष्ट हो। बैठकें प्रभावी रूप से चलाई गई हों। आप अपने कार्यों में सतर्कता और कुशलता प्रदर्शित करें तो लोग ध्यान अवश्य देंगे। दूसरों में रुचि प्रदर्शित करें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो स्वार्थी हो, टीम के अन्य सदस्यों के साथ रिश्ते बनाने की परवाह ना करता हो, जो किसी से भी रिश्ता जोड़ता नजर ना आता हो? अपने दायरे से बाहर निकले दोस्त बनाएं। निर्णय लेने में लोगों के साथ काम करें। लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। लोग बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित निर्णय लेने का बेहतरीन प्रयास करने वाले सदस्यों पर विश्वास करते हैं। यदि आपके चरम दृष्टिकोण परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादक ना लगे तो उसे छोड़ दें। याद रखें, विश्वास किसी टीम को बनाने या तोड़ने का तत्व होता है। विश्वास पर काम करें। अगर टीम में विश्वास संबंधित समस्या की झलक मिलती है तो इसे वहीं थामे, स्रोत ढूंढे और इसका प्रबंधन करें। यदि सभी पक्ष इस पर काम करें तो विश्वास फिर से बहाल किया जा सकता है। विवाद सुलझाएं। अनसुलझे विवाद अविश्वास को जन्म देते हैं। टीम में जल्दी विश्वास पैदा करने का एक तरीका यह है कि अनसुलझे विवादों को निपटाते चलें। टीम पर इनसे निपटने की जिम्मेदारी होती है। विश्वास को देखें या महसूस करें तो सराहें जरूर। जब भी महसूस करें कि टीम का हर सदस्य आपसी विश्वास के एक स्तर पर पहुंच गया है तो उन्हें बताएं। यह एक टीम को तारीफ और खुशी का एहसास करा सकता है। आपसी विश्वास का जश्न मनाएं। किसी अकेले व्यक्ति पर जिम्मेदारियां डाल देने के बजाय कुछ चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। उसे यह जानने दें कि आप उस पर विश्वास करते हैं। बुकर टी वॉशिंगटन। बैठकों को चलने दें। अच्छी बैठकें आयोजित करें। टीम का काम बैठकों में पूरा होता है। व्यक्तिगत रूप से बैठक के बगैर भी विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि टीम के दूसरे सदस्यों के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर काम भी किया जा सकता है। पर जब कठिन निर्णय लेने या बड़ी समस्याओं का हल तलाशने की बारी आती है तो टीम की बैठक ही इसके लिए सही जगह होती है। टीम की बैठकों का अच्छी तरह से चलना इस बात का मापदंड है कि टीम कितनी व्यवस्थित है। लगातार रद्दी तरीके से चल रही बैठकें, उद्देश्यहीन चर्चा, स्पष्ट एजेंडे का अभाव,
पूर्णतया प्रगति का अनुभव न होना, इन सबसे टीम के सदस्यों का उत्साह और प्रतिबद्धता कम हो सकती है। एक स्पष्ट एजेंडे के साथ प्रभावी बैठकों का संचालन और चर्चा व निर्णय लेने की क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाने वाली टीमें वास्तव में उपलब्धियों और आपसी समझ का एहसास पैदा कर सकती है। अच्छी टीमें बैठकों का संचालन कैसे करती है? आपकी टीम की बैठक दैनिक, साप्ताहिक या तिमाही कैसी भी हो, उसके कार्य करने के कुछ स्पष्ट चरण होते हैं। किसी बैठक में एजेंडे की ज़रूरत होती है। एजेंडा आमतौर पर इस बात की सूची होता है कि टीम किस बारे में चर्चा करेगी। एजेंडा के महत्वपूर्ण होने की वजह यह है कि यह मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बैठक में हो रही उन्नति मापने के संकेतक के रूप में भी काम करता है। एजेंडा के पहले विषय पर ही बैठक या 90% वक्त खर्च होना अच्छी प्रगति नहीं है। इसीलिए टीम के स्वरूप पर ध्यान दिए बगैर ही आपको एक एजेंडा की ज़रूरत होगी। एक प्रभावी एजेंडा कैसा होता है? विचार के लिए यहाँ कुछ सामान्य एजेंडा विषय दिए गए हैं। बैठक की शुरुआत में लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा सूचनाएं मुहैया करवाएं। इसके बाद टीम का प्रत्येक सदस्य परियोजना या प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट दे सकता है। प्रगति रिपोर्ट में परिणाम, समस्याएं, सहयोग की ज़रूरत, सुझाव और अगला लक्ष्य शामिल होता है। एजेंडा की एक अन्य विषय ऐसी समस्याएं होती है जिन पर पूरी टीम को मिलकर विचार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर परिणाम दिन पर दिन घटते जा रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए? अगर दो टीमें एक साथ काम नहीं कर पा रही है तो कौन से विचार इस खाई को पार कर सकते हैं? समस्या सुलझाना अक्सर निर्णय की तरफ ले जाता है। टीम को यह निश्चित करना होता है कि दो चीज़ों में कौन सी की जाए। हमें ग्राहक से संपर्क की नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए या नहीं? हम एक नया मैनुअल ऑनलाइन उपलब्ध कराएं या इसकी हार्ड कॉपी भी साथ रखें? अंत में टीम को अगली मीटिंग से पहले पूरे किए जाने वाले कार्यों की योजना बनानी पड़ती है और समीक्षा करनी होती है। जब टीम की बैठक हो तो याद रखें, अच्छी बैठकें चलाने की सोचें। बैठक वह जगह होती है जहां टीम का काम पूरा होता है। अगर बैठकें प्रभावी रूप से चलती है तो यह संकेत मिलता है कि टीम अच्छा काम कर रही है। एजेंडा को बैठक के इंजन की तरह इस्तेमाल करें। एजेंडा के द्वारा टीम यह जानती है वह कहाँ है और कहाँ जा रही है। एजेंडा नहीं है तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करें। सदस्यों का टीम से जुड़ाव और टीम में उनकी भागीदारी बैठकों को वास्तविक कार्य के लायक बनाते हैं। टीम के जितने ज़्यादा सदस्य बैठकों में अपने नज़रिए बताते हैं, निर्णयों की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। बैठकें छोटी और बिंदु आधारित होनी चाहिए। माओ तजे दुंग। मान ले कि लोग खुद को मूल्यवान महसूस करें, एक दूसरे की सराहना करें। किसी कार्य में कौन सी चीज़ लोगों को प्रेरित करती है? लोग अक्सर सोचते हैं कि यह चीज़ धन है, पर कई शोध बार बार यह बता चुके हैं कि काम करने के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक नहीं है। कर्मचारियों को प्रेरित करने वाला पहला तत्व यह एहसास है कि उन्होंने एक रोचक कार्य में भागीदारी की है और उनकी कोशिश ने एक प्रक्रिया या प्रोडक्ट को सुधारने, परिणाम पाने और विचार को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टीम जब अपने सदस्यों की व्यक्तिगत भागीदारी को मान्यता देती है तो यह उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करती है। इससे लोगों को कीमती होने का एहसास होता है। इससे टीम में आपसी समझ और सामुदायिकता का माहौल भी बनता है। व्यक्तिगत भागीदारी को मान्यता देने का एक तरीका प्रत्येक सदस्य को लव बॉम्ब भेजना है। यह एक बड़ी परियोजना पूरी हुई हो अथवा कोई मुश्किल काम करके टीम थक चुकी हो, तब टीम के सदस्यों के साथ लेकर पिकनिक पर जाएं और जश्न मनाएं। एक लव बम कैसे काम करता है यहाँ बताया जा रहा है। टीम के हर सदस्य को एक कागज दे जिस पर एक अन्य सदस्य का नाम लिखा हो। अब कागज पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसकी गुणवत्ता, चारित्रिक विशेषता और विशेष भागीदारी के बारे में वह सदस्य संक्षिप्त टिप्पणी करे और यह भी लिखे कि वह व्यक्ति उसके लिए क्या मायने रखता है। जब हर सदस्य अपनी टिप्पणी पूरी कर ले तो कागज को दाईं तरफ वाले व्यक्ति की ओर बढ़ाए। अब टीम के अन्य सदस्य बारी बारी से उस कागज पर अपनी टिप्पणी जोड़ते जाएं। हर कागज पर प्रत्येक सदस्य द्वारा टिप्पणी लिखे जाने के बाद दाईं तरफ बढ़ाते जाएं। टीम का लीडर इन लव बम्स को पढ़कर टीम के सदस्यों को दे सकता है। इसके बाद अगर कंपनी में लंच अथवा एक बॉल पार्क की सैर हो जाए तो सदस्यों में एक ऐसे समूह का हिस्सा होने का एहसास होता है जो उसके हर सदस्यों को सम्मान देता है। टीम के सदस्यों को कैसे सम्मान दे? यहाँ कई ऐसे तरीके दिए गए हैं जिन पे अलग से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता।
टीम के सदस्यों को अगली परियोजना के लिए पसंद का एक असाइनमेंट दें। अतिरिक्त जिम्मेदारी किसी व्यक्ति और उसकी योग्यता के प्रति विश्वास का संकेत करती है। टीम की तस्वीरों को सार्वजनिक करें। सदस्यों के परिवारों को तस्वीर में शामिल करें। परिणाम यह होगा कि टीम के सदस्य और अधिक अपनापन महसूस करेंगे। काम के लिए धन्यवाद कहें। यह काम उतना ही सरल है जितना दिखाई देता है। खास तौर से संस्थान या टीम के वरिष्ठ सदस्य की तरफ से बोला गया धन्यवाद एक शक्तिशाली प्रेरक है। एक सौम्य विचार, अगर इस पल को मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं तो क्या हुआ? जैन वैगनर। टीम के प्रभाव में भिन्नता इस बात से पहचानी जा सकती है कि टीम के सदस्य टीम वर्क करने के लिए अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। एक प्रभावी टीम में ऐसे सदस्य होते हैं जो टीम का खिलाड़ी बनने की योग्यता रखते हैं। आगे बढ़ना जारी रखें। टीम को नियमित रूप से आकार दें। एक टीम जितनी समस्याओं का आमतौर पर सामना करती है, उनमें से एक है संतुष्ट हो जाना। कोई टीम कई हफ्तों और महीनों तक साथ काम करती है और टीम वर्क में आने वाली समस्याओं का सामना करती है, परंतु उनके समाधान के लिए कुछ नहीं करती और बैठकों में एक ही तरह का व्यवहार दोहराती रहती है। ऐसी स्थिति में टीम के सदस्य टीम की बैठकों में भाग लेने से कतराने लगते हैं या टीम द्वारा निर्णय लेने की संभावना पर शक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समस्याओं का सामना कर रही एक टीम बैठक में बिना विरोध के निर्णय ले रही है। यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि टीम कम से कम चर्चा का विरोध का सामना करने से बचकर विचारों को स्वीकार कर रही है या मुकाबले से बचने की कोशिश कर रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। जब टीम के सदस्य बैठकों में आना छोड़ देते हैं या देर से और बिना तैयारी के आना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? यहाँ प्रतिबद्धता की गहन समस्या पैदा हो सकती है। यह टीम के लक्ष्य पर पुनर्विचार का समय हो सकता है। अगर बैठक में सपाट घिसे पिटे विचार ही उपजने लगे, तब क्या होता है? अगर टीम के सदस्य रचनात्मकता के कम से कम प्रयोगों में ही संतुष्ट दिखाई देने लगे, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति का मतलब है कि टीम विचारों की विविधता को सामने लाने का मौका गंवा रही है, जो मुश्किल समस्याओं का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। टीम की सहयोग करने की क्षमता का पुनरावलोकन करें और सदस्यों को याद दिलाएं कि दरबे के बाहर की सोचना कितना महत्वपूर्ण है। अगर बैठक में तर्क वितर्क बढ़ जाए और टीम के सदस्य अपने नज़रियों को लेकर कठोर और जवाब की मुद्रा अपना ले, तो क्या किया जाए? स्पष्ट रूप से टीम को यह सोचने की ज़रूरत है कि वह विचारों का मूल्यांकन और विवादों का निपटारा कैसे कर रही है। लोगों के विचारों को इकट्ठा करने के लिए सर्वसम्मति की कला का इस्तेमाल करें और स्पष्ट करें कि इन विचारों का आधार क्या है। अगर टीम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरे दिल से लागू नहीं कर रही हो, तो क्या हो? अगर कार्य एक ही ढर्रे पर चल रहा हो और निर्णयों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो क्या हो? शायद टीम के निर्णय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शायद सदस्यों द्वारा टीम के लक्ष्य का पुनरावलोकन किए जाने की ज़रूरत है। अंत में शायद सदस्यों को खुद से यह पूछना चाहिए कि वह टीम को अपना समर्थन और भागीदारी जारी रख सकते हैं या नहीं। एक प्रभावी टीम इस बात पर अलग से ध्यान देती है कि कहीं वह इस तरह की समस्याओं का सामना तो नहीं कर रही है। अगर समस्याएं हैं तो टीम अपने संविधान पर फिर से विचार कर सकती है और खुद के प्रबंधन के नए तरीके खोज सकती है। आपकी टीम को गतिशील बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। टीम को आकार दें। आत्म मूल्यांकन टीम का गोपनीय हथियार है। टीम को अपने एजेंडा में एक बिंदु जोड़ना चाहिए जो सदस्यों को एक टीम के रूप में अपने कार्य का मूल्यांकन करने को कहे। टीम के लक्ष्यों एवं संविधान का पुनरावलोकन। यह प्रक्रिया टीम को नया जीवन देने वाली हो सकती है। अगर संविधान के नवीनीकरण की ज़रूरत है तो संशोधन करें, नए मूलभूत नियम बनाएं, टीम प्रक्रिया को यथार्थपरक बनाएं, प्रगति और सुधार का जश्न मनाएं। अगर आपकी टीम पहले से ज़्यादा प्रभावी हो रही है और काम के अपने तरीके में बदलाव का संकेत दे रही है, तो पता लगाएं कि टीम पर यह सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा और टीम को इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। खोज की साहसिक यात्रा नए धरातल को देखना नहीं बल्कि नए नजरियों से देखना है। अज्ञात। टीम का नज़दीक से नियंत्रण करें, हावी हुए बगैर नेतृत्व करें। एक टीम में नेता की भूमिका क्या होती है? जवाब है, यह टीम के स्वरूप पर निर्भर करता है। किसी नए प्रोडक्ट या प्रक्रिया के निर्माण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट को देख रही टीम में एक लीडर होना चाहिए। इस व्यक्ति को प्रक्रिया या प्रोडक्ट के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी
अन्य टीमों के साथ गतिविधियों में तालमेल बैठाने पर भी ध्यान देना होता है। इसके अलावा लीडर की जिम्मेदारियों में टीम के लिए दिशा निर्देश तथा प्राथमिकताएं तय करना भी शामिल है। ये दिशा निर्देश और प्राथमिकताएं प्रोजेक्ट अथवा प्रोडक्ट को लेकर अन्य टीमों के व्यवहार पर आधारित होते हैं। आमतौर पर टीम लीडर परिणामों के लिए निजी रूप से जवाबदेह होता है, इसीलिए अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर टिप्पणी कर उनकी प्रगति पर निगरानी रख सकता है। एक लीडर अपनी इच्छा अनुसार टीम के प्रत्येक बैठक का संचालन भी कर सकता है और नहीं भी। वास्तव में टीम के कुछ बैठकों का संचालन दूसरों को करने देना उन्हें प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका है। कोई टीम कैसे कार्य करे, इसका निर्णय लेना लीडर के कौशल पर निर्भर करता है। इस मामले में वह अन्य टीमों के कार्यप्रणाली और अपनी टीम के बजट की स्थिति को देखते हुए अन्य विशेषज्ञों के साथ एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ कुछ टीमों को ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो मात्र एक प्रबंधन ना होकर मार्गदर्शक भी हो। तथाकथित नेता रहित टीमों में भी कोई ना कोई इस जिम्मेदारी को निभाता है। यह व्यक्ति उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह तथाकथित लीडर बैठकें आयोजित करता है, नोट्स रखता है, एजेंडा के विषयों के लिए सदस्यों से चर्चा करता है, व्यक्तियों को सुझाव देता है और गठबंधन बनाने की संभावना तलाशता है। लीडर रहित रहने का विकल्प चुनने वाली किसी भी टीम में ऐसा मार्गदर्शक लीडर मिल जाता है। संक्षेप में, मार्गदर्शक लीडर सर्वसम्मति बनाने और टीम को आगे ले जाने में सक्षम होता है। इसके बावजूद लीडर रहित टीम में बहुत सी अव्यवस्थित चर्चाएं होती है। एक बात तय है कि टीम का लीडर अगर दिशा निर्देश देने और प्रदर्शन के लिए टीम के सदस्यों पर हावी होकर बॉस बनने की कोशिश करता है तो सहयोग और प्राप्ति की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। कार्य के लिए गठित एक टीम कोई फुटबॉल टीम नहीं है और न ही टीम का लीडर कठोर प्रशिक्षक होता है। एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए यहाँ कुछ और तरीके दिए गए हैं। अधिकार बांटें। अगर आप टीम के लीडर हैं तो सदस्यों के बीच जिम्मेदारियां और निर्णय लेने का अधिकार बांटने पर विचार करें। शुरुआत में तो शायद अधिकार सौंपने के लिए आप राजी नहीं होंगे और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी होगी जिन्हें निभाना शायद आपकी टीम पसंद ही ना करे। सदस्यों को खिलाड़ी बनाएं। अपनी टीम के सदस्यों को प्रभावशाली बनाएं, उन्हें टीम के गुण सिखाएं, भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें और उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करें। निर्देशन के बिना नियंत्रण करना सीखें, सलाह दें, दिशा बताएं, जांच करने वाले सवाल पूछें, नजरियों का सार निकालें, सर्वसम्मति बनाएं और कार्य होने दें। आजकल सफल नेतृत्व की कुंजी अधिकार नहीं, प्रभाव है। केन ब्लैंकार्ड। सहनशील बने, मदद मांगे। उपलब्धि की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की यह आदत होती है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी टीम पर जबरदस्त दबाव बनाते हैं। हालांकि उपलब्धि की चाह एक अच्छी बात है, पर इसमें एक खतरा यह भी है कि उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोग ज़रूरत होने पर भी मदद नहीं मांगते। वे ऐसा क्यों करते हैं? टीम के कुछ सदस्य मदद मांगने या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए भी कहने को निजी कमजोरी की निशानी मान सकते हैं। लेकिन क्या उन्हें यह नहीं जानना चाहिए कि एक टीम में काम कैसे होता है? आखिर इसे सीखने के लिए ही तो वे एक टीम में शामिल हुए हैं। अपनी इसी सोच के चलते क्या वे अतीत में हमेशा सही जानकारी से दूर नहीं रहे हैं? उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले ऐसे कुछ लोग मदद मांगने की बजाय या तो किसी काम को करने से ही बचते हैं या उसे अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। दोनों ही तरीकों से बिना मदद के अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव टीम के लिए समस्या की वजह बन सकता है। एक टीम अपने साथियों के बीच मदद मांगने की प्रक्रिया को आसान कैसे बना सकती है? यह काम टीम लीडर आसानी से कर सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब वह एक समस्या को अकेले हल करने में परेशानी महसूस करे तो स्वयं अपनी टीम के सदस्यों से मदद मांगे। इस तरह मदद मांगकर वह अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन सकता है। इसके अलावा टीम अपनी कार्यप्रणाली के मुताबिक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकती है। किसी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट पर टीम के सदस्य साथ बैठकर यह चर्चा कर सकते हैं कि कोई काम कैसे किया जाना चाहिए। इस दौरान कार्य के विभिन्न चरणों, परिकल्पना, तकनीक के साथ ही चीज़ों को करने के भिन्न तरीकों के मौजूद उदाहरणों पर भी बात की जा सकती है। इस तरह से टीम कार्य प्रक्रिया में एक चरण आगे बढ़ रही होती है और अनुभवों से सीख रही होती है। तब साथ ही सभी सदस्यों को यह जानकारी भी हो जाती है कि कैसे क्या किया जाना है। अगर टीम अपने लक्ष्य से खुद ही भटक जाए तो क्या हो? अगर वह किसी प्रोजेक्ट को कार्य रूप में बदलने से चूक जाए तो क्या होगा?
अगर टीम के किसी सदस्य से कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जिसका उसे कोई अनुभव ना हो तो क्या किया जाए? जवाब है कि एक अन्य टीम ढूंढी जाए जो इसी तरह का काम सफलतापूर्वक कर चुकी हो या जिसके पास उदाहरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेषज्ञ हो। आजकल कई संस्थानों की टीमें यह अध्ययन करने जाती है कि दूसरे संस्थान की एक टीम ने वही कार्य कैसे पूरा किया है। यह प्रक्रिया बेंचमार्किंग कहलाती है और मदद पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। वैसे तो हर संस्थान मेहनत से तैयार किए गए अपने तरीकों और तकनीकों को बांटने पर इच्छुक नहीं होता, परंतु बिना प्रतिस्पर्धा के किया गया प्रयास मनचाही जानकारी दिला सकता है। समस्या के समाधान और सुधार के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। तरीकों का अभ्यास करें। एक प्रक्रिया या रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, इसका चरणबद्ध अभ्यास करें। टीम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यह पता लगाने पर जोर दे कि उसे कैसे किया जाता है। विशेषज्ञ ढूंढे। कोई टीम यदि काम को सिर्फ अपने दम पर करने की अपेक्षा रखती है तो मानकर चलिए कि वह पहिए का आविष्कार पुनः करने जा रही है। निश्चित रूप से कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान इसे पहले ही कर चुका है, उनसे सीखें। सारी जानकारी न रखने की छूट दें। टीम के सदस्य के लिए मदद मांगना सुविधाजनक बनाएं। मदद मांगने को टीम का एक मूल नियम बनाने पर विचार करना चाहिए। लोग उसी स्थिति में सुधार करते हैं जब उनके पास खुद की नकल करने के अलावा कोई दूसरा आदर्श ना हो। ओलिवर गोल्डस्मिथ। मान ले कि लोग खुद को मूल्यवान महसूस करें। हार ना माने। कभी कभी टीमें काफ़ी मुश्किल कामों को अंजाम देती है। ऐसी टीमों के बारे में सोचें जिन्हें समय एवं बजट के दबाव के बीच एक नई तकनीक विकसित करनी है। इसके अलावा वे टीमें जिन्हें कठिन ग्राहक समस्या का हल ढूंढने जैसे रचनात्मक काम को अंजाम देना है। उन टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं जो लगातार अनजान या गुमनाम लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रही है? टीम निश्चित रूप से किसी काम से हाथ खींच सकती है और हार मानकर बैठ सकती है, परंतु यह विकल्प सिर्फ उस स्थिति के लिए बचाकर रखा जाना चाहिए जब प्रतिभा और संसाधन के भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हों। परंतु सामान्य परिस्थितियों में भागने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। टीम के पास मुश्किल दौर का सामना करते समय भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वह अपने कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार कर सकती है। सबसे पहले टीम को यह देखना चाहिए कि लक्ष्य तक पहुंचना इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी क्यों है। याद रखें, एक सामान्य लक्ष्य किसी भी टीम का ऊर्जा बल होता है। अगर लक्ष्य सार्थक और प्राथमिक है तो वह पूरा किए जाने लायक है। असफलता के कारण को खोजें, क्या वे स्वीकार किए जाने योग्य हैं? टीम लक्ष्य तक पहुंचने के अपने प्रयासों के मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। क्या टीम के पास पर्याप्त संसाधन है? क्या प्रक्रिया के दौरान उठाए गए लक्ष्य तर्कपूर्ण और स्पष्ट हैं? क्या टीम के बाहर रहकर भी लक्ष्य से प्रभावित होने वाले लोग, मसलन स्टॉक होल्डर्स, सहयोग करने और अपनी अपेक्षाओं तथा व्यवहार में बदलाव लाने के इच्छुक हैं? क्या टीम में सही लोग हैं? एक आंतरिक परीक्षण और ईमानदार आत्मावलोकन टीम के आगे बढ़ने के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। किसी भी टीम का सबसे शक्तिशाली औजार है रचनात्मकता। संसाधनों की कमी अथवा लक्ष्य प्राप्ति के दबाव के बीच रचनात्मक विचार तेजी से महान समाधान की ओर ले जाते हैं। दिमाग को खंगाले और समस्या के समाधान के अनूठे तरीके खोजने में बहादुरी से जुट जाएं। आप पाएंगे कि मुश्किल स्थिति अचानक गायब हो गई है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सामना कर रही टीमों के लिए अंतिम तत्व साहस है। कोई टीम चाहे नए बिजनेस का गठजोड़ तैयार कर रही हो या लाभ रहित किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रही हो, हर स्थिति में साहस की ज़रूरत होती है। कई बार लक्ष्य पाने के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए साहस की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब पराजित होने पर टीम का रुक जाना नहीं, बल्कि असफलता से सीखना और आगे बढ़ना है। इन विचारों को याद रखें। लक्ष्य पर पुनः केंद्रित हों। लक्ष्य प्राप्ति के असल मायने क्या है? जब लक्ष्य आखिरकार प्राप्त हो जाएगा तो क्या बदलाव देखने में आएंगे? टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीम नई और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का मुकाबला करने के लिए पुराने विचारों और तरीकों का इस्तेमाल कर रही है? तो अब समय है काम को नए तरीके और अलग ढंग से करने का। कठिन समस्याओं का समाधान रचनात्मकता एवं साहस से होता है। याद रखें, विचार मुक्त होते हैं, उनके सामने आने में समय लगता है। कभी हार ना माने, कभी हार ना माने, कभी हार ना माने।
विंस्टन चर्चिल। टीम के प्रभाव में भिन्नता इस बात से पहचानी जा सकती है कि टीम के सदस्य टीम वर्क करने के लिए अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। एक प्रभावी टीम में ऐसे सदस्य होते हैं जो टीम का खिलाड़ी बनने की योग्यता रखते हैं। संघर्ष या विवाद की स्थिति में टीम के खिलाड़ियों को आरामदायक महसूस करना चाहिए। यह बुरा जरूर है, पर अगर टीमें अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो संघर्ष कई चर्चाओं का हिस्सा होगा। तरकीब है मौजूद विवादों को एक सह उत्पाद के रूप में देखना। चाल यह है कि संघर्षों को भावनात्मक लेंस के जरिए देखा जाए। और इसी के साथ ये बुक यहीं पर एंड होती है। आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपका